लाइव आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि वेव तरंगे अपने को पढ़ना है। फिर मैंने कहा था कि इस वेव को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। एक बच्चों मैंने बताया था आपको मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वैद्युत चुंबकीय और ये थी यांत्रिक। तो मैंने कहा था डिफरेंस ये है कि जो मैकेनिकल वेव है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, इनकी बात में नहीं चलेंगी। जो ईएम वेव है इनकी खास बात क्या है कि वैक्यूम में भी चल सकती हैं, इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल लेंगी, जबकि ये केवल कहाँ चल सकती हैं, किसी मीडियम में। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा था कि जो ईएम वेव है इनका नेचर होता है केवल ट्रांसवर्स, ये अनुप्रस्थ होती हैं। ईएम वेव होती है ट्रांसवर्स, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स होंगी, अनुप्रस्थ तरंग होंगी। अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है इसमें वो या तो हमें पता नहीं है या उनके बारे में हम पता नहीं कर पाए हैं, पर लेकिन जो हमारे पास आज तक हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उनका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। जबकि मैंने कहा था कि मैकेनिकल में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती हैं, अनुप्रस्थ भी अनुदैर्घ्य भी। लॉन्गिट्यूडनल का मैंने एग्जांपल आपको दिया था साउंड, और इसका मैंने बताया था जो रोप में, रस्सी में जो तरंगे पैदा होती हैं वो कौन सी तरंगे पैदा होती हैं, मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे की बात मुझे आज क्लास में करनी है, वो देखो क्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ का आपको समझ गया होगा, मैं आ गया होगा। ठीक है, तो 1 मिनट में अभी आपकी चैट स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सुन रहा होगा। अब बच्चे इसमें एक चीज और देखना, अगर मैं यहां पर एक चीज लिखूं, अगर मैं केवल लाइट का और साउंड का कंपैरिजन करूं तो अब दो बातें बता सकते हैं। देखो, साउंड में, ध्वनि में, और लाइट प्रकाश के बारे में आपको अभी क्या क्या बातें बताएं। एक तो ये कि मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको कुल मिला के 7 नाम लिखवाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुल 7 ही एग्जाम्पल अपने पास हैं। एक मैंने बच्चों बताया था आपको रेडियो, फिर एक मैंने बताया था आपको माइक्रो, इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो जो लाइट है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश कौन से तरंगे हैं, ये होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन जो बच्चों साउंड थी, साउंड किस में आया था, मैकेनिकल वेव में, यांत्रिक तरंगों में, ये यांत्रिक तरंगे थी। एक बात तो आपको ये पता है, और एक क्या पता है कि ये कौन से तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। भाई खुल रहा है क्या, देखना चैट, चैट ओपन कर दो। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये कौन सी थी, केवल मैकेनिकल। दूसरा आपको पता है कि कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य, और ये कौन सी थी बच्चों, का नेचर कैसा होता है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, 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 अनुप्रस्थ। ठीक है, लोड नहीं हो पा रही कि फिर पता नहीं चलेगा ना, चैट को डाउनलोड कर एक बार। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको बात बता दूं, साउंड में, लाइट में देखो डिफरेंस समझो। साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे, यानी अगर साउंड मैकेनिकल वेव है तो साउंड केवल कहाँ चलेगी बच्चों, मीडियम में, वैक्यूम में नहीं चल सकती। साउंड का नेचर कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि वैक्यूम में भी चल सकती हैं, प्रकाश तो चलेगा वैक्यूम में, साउंड नहीं चल सकता। और इनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो वेव जो है उसके बारे में हमने कुछ बातें यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, तो उसी में से मैंने एक चार्ट बनवा दिया। इस चार्ट को आप जरूर बना लेना, प्रकाश को और साउंड को कंपेयर करते हुए कि ये मैकेनिकल होंगी, लॉन्गिट्यूडनल, ये ईएम वेव होंगी, और कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में अगर आपको भेद करना है, अगर आपसे पूछ ले वो, हाँ राम राम जी, चैट आने शुरू हो गए। ठीक है, चलो, गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। अब सभी के मेरे पास चैट आ रहे हैं, गुड आफ्टरनून। और यहाँ तक की बात मैंने पिछली क्लास में बता दी, किसी को डाउट हो तो फटाफट मेरे से पूछ लेगा, फिर नई क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो भाई वही चल रहा है, पिछली क्लास से वेव चल रहा है। इस वेव के अंदर मुझे साउंड टॉपिक पढ़ाना है आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछली क्लास से लेके आए हैं। जय माता दी, जय माता दी, गुड आफ्टरनून सभी को। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछेगा, और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बहुत हो गया। ठीक है, आप चलते आ गया। सर थैंक्स, लास्ट 2 क्लास अमेजिंग थी। ठीक है, क्लास कब स्टार्ट होगा, हो चुकी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अच्छा जी, धर्मवीर सिंह जी कह रहे हैं, प्रणाम सर, आई एम सुरेंद्र, मध्य प्रदेश से, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए भाई, जितने बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सबको मेरे गुड आफ्टरनून। सर यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज हैं या तरंग। अच्छा चलो, एक तो मुझे एक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेज वेव, एक मेरे पास ही आ गया। ठीक है, प्रणाम सर, नो डाउट सर। मोहम्मद जी कह रहे हैं सर रिप्लाई तो कर दो। धर्मवीर सिंह जी कर दिया सर, कोचिंग का शेड्यूल में प्रॉब्लम है। भैया छुट्टी का दिन है तभी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो छुट्टी वाले दिन कोई शेड्यूल नहीं होता। रिपीट ये पिछली क्लास वाला रिपीट नहीं करूंगा मैं, नो डाउट सर, नो डाउट। ठीक है, एक बच्चे का आया कि सर वेव का डेफिनेशन आप बताए थे कि मीडियम में डिस्टर्बेंस पर ईएमएफ। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ये भी ले लेता हूँ मैं। ओके,
दो आ गया डेफिनेशन जो बताना है मुझे, ठीक है। चलिए 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 ओके, गुड आफ्टरनून, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ तक देखो भाई, इसमें एक बार यहाँ देखेंगे, एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी आपने कहा था कि जो वेव होती है तरंगे, आपने कहा था कि वेव पिछली क्लास में, सर हमारे क्वेश्चन है मोबाइल में इंफ्रारेड होती है तो इसी में रिमोट में कौन सी वेव होती हैं। मैंने कहा था तो जनरली जो यूनि डायरेक्शनल होते हैं, जैसे मान लो कि आपने बटन दबाया और केवल एक ही तरफ को अपने मुंह करके बटन दबाया और कुछ चीज चल जाए, तो यूनि डायरेक्शनल जितने भी उनमें इंफ्रारेड का यूज करते हैं। पर बटन आपने कहीं भी दबाया जो चारों तरफ को वेव फेंकते हैं, उसमें रेडियो वेव का यूज करते हैं हम। तो नॉर्मली मैंने कहा कि आजकल जो रिमोट है उसके अंदर हम रेडियो वेव का यूज भी कर रहे हैं, और जब टीवी का रिमोट लिखता है तो आपको इंफ्रारेड बताना है, वो पीछे अपना जो पुराने जमाने में यूज कर रहे थे उसी की बात कर रहा होता है वो, ठीक है। तो टीवी का रिमोट आ जाएगा तो आपको कौन सा बताना है, फिर टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड बताया था मैंने आपको। पर इसके अलावा मैंने कहा था कि बच्चों का जो खेलने वाले खिलौने होते हैं, टॉयज कार होती हैं, वो आ जाए, वॉकी टॉकी आ जाए, कार का आ जाए, इन सब के लिए आपको क्या बताना है, अपना बताना है रेडियो वेव। लेकिन नॉर्मली वो रिमोट शब्द लिखता है, केवल रिमोट, तो रिमोट अगर केवल रिमोट शब्द आएगा तो उसे टीवी का रिमोट मान के हम इंफ्रारेड बताएंगे। ये सब स्पीड वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सर जी प्रिंटर में ये सब हो चुका है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब जरूर नहीं कि हर जगह वेव का यूज ही हो, कि कुछ भी चाहिए तुम पूछने लगो वहाँ वेव की होती है। सर साउंड भी वेव है, हाँ ठीक है, आपकी वजह से मेरा डेमो सेलेक्ट हो गया कोचिंग में साइंस का, सिर्फ आपका 10% कॉपी किया, थैंक्स सर। धर्मवीर सिंह कह रहे हैं सर आपकी वजह से मेरा डेमो सेलेक्ट हो गया, शायद उन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया होगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक वेव का ट्रांसफर का एग्जाम्पल एक ही है सर, ठीक है। अभी चलो मैं बता देता हूँ, ओके ओके सबके आगे। अब कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, अब बता देता हूँ। देखो मैं, एक बच्चे ने कहा जी आपने पिछली क्लास में हमारे से कहा था कि जो वेव होती है, वेव होती है किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी माध्यम में जो डिस्टर्बेंस होता है उसे हम वेव कहते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर से कट रहा है, एक मिनट रुक जाओ, जब कट रहा है तो मैं दूसरी ये यूज कर लेता हूँ। जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे वही ध्यान देंगे, बाकी बच्चे 10 मिनट बाद थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। मैंने कहा कि बच्चे वेव की दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, किसी माध्यम में डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम किसी माध्यम में विक्षोभ, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम किसी माध्यम में विक्षोभ, हलचल का पैदा होना। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा तरंग की डेफिनेशन है, तरंग की। पर लेकिन फिर मैंने आपको बताया था, फिर बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो तो बिना मीडियम के भी चल सकते हैं। तो वहां किस चीज का डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए सर आवाज सही नहीं चल रही है। अशोक कुमार शर्मा जी आपके साथ ही दिक्कत आ रही है, हाँ यहाँ से तो बिल्कुल ठीक चल रही है आवाज। आप एक बार अपना मोबाइल चेक करो, दोबारा रिफ्रेश कर लो, दोबारा सुनो भाई। मैंने कहा था पिछली क्लास में किसी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, किसी मीडियम में जो हलचल पैदा होती है, जैसे रस्सी के अंदर तरंगे पैदा हो गई, ठीक है, रस्सी के अंदर तरंगे पैदा हुई, वो तरंगे कौन सी थी बच्चों, वो मैंने बताया था कि हलचल पैदा हुई, वेव थी। पर आप कहोगे जी आपने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंगे तो वैक्यूम में भी चल लेती हैं, तो वहां तो डिस्टर्बेंस होगी नहीं, मीडियम है ही नहीं वहां तो फिर वेव की डेफिनेशन क्या हुई। तो वेव की जो ज्यादा सटीक डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो ये है डेफिनेशन, ये भी ठीक है पर ये इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है। वेव क्या है, विच कैरीज एनर्जी विदाउट डिस्टर्बिंग मीडियम। तरंग क्या है, जो माध्यम को प्रभावित किए बिना ऊर्जा को आगे लेके जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव की ज्यादा जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि वेव वो है जो एनर्जी को तो आगे पहुंचा दे पर माध्यम को डिस्टर्ब ना करे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब वेव पैदा होती है तो वेव करती क्या है कि वो एनर्जी आगे पहुंचाती है, मीडियम को नहीं कुछ परेशान करती। बस मीडियम तो ऊपर नीचे हिलेगा, तो कौन सी वेव थी बच्चों, ट्रांसवर्स वेव। या फिर आगे पीछे हिलेंगी तो भाई क्यों परेशान करो, मेरे रिप्लाई नहीं कर रहा भाई, सुमित रावत नहीं कर रहा भाई। अगर मैंने कहा कि वेव जो है जो एनर्जी को आगे पहुंचाती हैं, जो ऊर्जा को आगे लेके जाएंगे वो वेव है, लेकिन मीडियम डिस्टर्ब नहीं होगा, माध्यम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, माध्यम को बिना परेशान किए अगर ऊर्जा आगे पहुंच जाए तो वो कौन क्या कहलाती है, हमारी वेव। अब देखो इसमें मैंने जैसे आपको कल बताया था, एक होती है मैकेनिकल वेव, ये बच्चों क्वेश्चन ले रहा हूं अभी मैं, यांत्रिक तरंगे, एक था ईएम वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो ईएम वेव है ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को आगे लेके जाती हैं, वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को आगे लेके जाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को आगे लेके बढ़ती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को। लेकिन जो मैकेनिकल वेव है ये किस एनर्जी को आगे लेके चलती हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को आगे लेके चलती हैं, यांत्रिक ऊर्जा को। और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को आगे लेके चलती हैं। तो वेव वो हैं जो ऊर्जा को आगे पहुंचाएं लेकिन मीडियम को परेशान ना करें। तो मैकेनिकल वेव किस ऊर्जा को आगे लेके चलती हैं? ये यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेके जाती हैं, और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस ऊर्जा को आगे पहुंचाएंगी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को, और उस योग को हम क्या बोल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो किस ऊर्जा को आगे लेके जाती हैं? वो वैद्युत ऊर्जा को और चुंबकीय ऊर्जा को आगे लेके जाएंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को आगे लेके जाएंगी। ठीक है, अब समझ में? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने दोबारा सुनेंगे, जो बच्चे पिछली क्लास में थे मैंने कहा था कि वेव को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, ईएम वेव में और एक किस में डिवाइड किया? मैकेनिकल में। तो वेव वो है जो ऊर्जा को आगे पहुंचाएं लेकिन मीडियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ईएम वेव किस ऊर्जा को आगे पहुंचाएंगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को और मैकेनिकल को, वैद्युत ऊर्जा को और चुंबकीय ऊर्जा को। लेकिन जो मैकेनिकल वेव है वो किस एनर्जी को आगे पहुंचाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी को। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक तरंगें यांत्रिक ऊर्जा को आगे पहुंचाती हैं, और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो वेव की इतनी डेफिनेशन बहुत है। एनर्जी बिना मीडियम के भी ट्रांसफर होती है, एनर्जी बिना मीडियम के भी ट्रांसफर होती है ईएम वेव में। ईएम वेव में कोई मीडियम नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को आगे लेके जाएंगे ये ईएम वेव, बिना मीडियम के भी। लेकिन जो मैकेनिकल वेव है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वेव की इतनी सारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली है पिछली क्लास से, इतनी काफी है, आज की हम क्लास हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बच्चे एक डाउट और था, उसने कहा था जो आपने बताया था हमें, ये कहाँ चला गया? हाँ, एक बच्चे का डाउट था जी, आप ये बताओ, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कहा था इलेक्ट्रिक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आगे आएंगे एनर्जी वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने कल इस पिछली क्लास में जिक्र नहीं किया था इनका। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब नाम आएंगे आगे चल के जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एक तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको उसे बता दिया। एक बच्चे ने कहा जी बताओ कि रे, आप लिख रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव आपने लिखा, फिर लिखा आपने लाइट, फिर आपने लिखा अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रे। ये रे और वेव में क्या फर्क है? देखो यहाँ पे आप रे और वेव को एक भी मान सकते हो, आप ये भी कह सकते हो अल्ट्रावायलेट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में रेज और वेव एक ही बात होती है, आप रेज यूज करो चाहे वेव यूज करो। एक्चुअल में रेज होती क्या है मैथमेटिकली, कि कोई भी चीज अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ रही है, सीधी आगे बढ़ती जा रही है लगातार, वो रे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है सीधी रेखा में चलती है हमेशा। तो आप इन्हें रे कहो, वेव कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ये भी लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चाहे आप लिख दो एक्स रेज, एक्स वेव, रेडियो रेज, सब कुछ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भाई अभी मैंने टाइम से नहीं दिया क्योंकि पिछली क्लास में मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने पढ़ा हुआ है। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट है, नोट्स बनाते रहना साथ साथ। लिखेंगे साउंड, टॉपिक का नाम है हमारे साउंड, ध्वनि। ठीक है, चलो यहां देखो, साउंड के अंदर बच्चे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है हमारा, अब आज की क्लास यहां से स्टार्ट है, उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे लाइव आ चुके होंगे। इससे पहले जो मैंने बताया वो केवल कुछ बच्चों के डाउट थे, वो मैंने क्लियर किए हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए थे, वो सबके लिए नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैंने कहा मैकेनिक्स में बाद में आएंगी सारी बातें। ठीक है, अब मैंने कहा दोबारा अगर किसी को डाउट हो दोबारा सुन लेगा। वेव को हम बोल सकते हैं किसी माध्यम में तो डिस्टर्बेंस, या वेव वो हैं, तरंगे वो हैं जो एनर्जी को आगे बढ़ाएं लेकिन मीडियम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मीडियम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो क्या था हमारा एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन थी। ठीक है, हाँ, रेडियो वेव ऑल डायरेक्शन में जाती है, सही कह रहे हैं नरेश नायक जी। ध्वनि तरंग की चाल किस में अधिक होती है? भाई ध्वनि तरंग स्टार्ट तो करने दे भाई सचिन कुमार, अभी पढ़ा दिया मैंने साउंड आपको, लगे पहले से पूछने कहाँ तेज चलती हैं। अब साउंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, साउंड इज मैकेनिकल, साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस बात का मतलब क्या है ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि साउंड को मैंने मैकेनिकल कहा तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ कि साउंड मैकेनिकल वेव है, यानी केवल कहां चलेगी? माध्यम में चलेगी, मीडियम में चलेगी। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो मैंने इसका मतलब भी बताया था, लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब यह है कि साउंड जब प्रोड्यूस होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हिलेंगे, बैक एंड फोर्थ हिलेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इस हम। अच्छा, साउंड मैकेनिकल वेव है तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम।
ध्वनि, ठोस, द्रव और गैस, ध्वनि, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। किंतु निर्वात में नहीं। ध्वनि, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। याद रखना कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो साउंड वैक्यूम में नहीं चलता है, केवल कहां चलता है? मीडियम में। इसलिए कौन सी हो गई है? मैकेनिकल। तीसरा लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब आपको ये पता है बच्चों सभी को, स्टोन थ्रो इन कम वाटर पॉन्ड वेव। अच्छा, कन्नी का जी का क्वेश्चन आया, देखो कभी भी किसी सरफेस पर अगर वेव पैदा हो रही है ना बच्चे, वो हमेशा होती हैं ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल ट्रांसवर्स। तो अगर किसी को एक दो एग्जांपल और लिखना तो लिख सकता है। मैंने मैकेनिकल ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दो हिस्से बताए थे मैंने आपको। तो मैंने कहा था कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स कौन से, जो रस्सी में पैदा हो रही हैं, रस्सी वाली मैकेनिकल ट्रांसवर्स, यांत्रिक अनुप्रस्थ। तो जो रस्सी में तरंगे पैदा हुई थी रोप में, वो यांत्रिक अनुप्रस्थ थी, मैकेनिकल ट्रांसवर्स थी। तो पानी की जो सतह पर तरंगे पैदा होती हैं वो भी मैकेनिकल ट्रांसवर्स होती हैं। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुधरी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था साउंड। इसमें आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। आप स्प्रिंग को खींच दो, खींच के छोड़ दो, तो स्प्रिंग के अंदर जो तरंगे पैदा होती हैं वो भी होती है मैकेनिकल, कौन सी? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल। तो पिछली क्लास में हमने एक चार्ट बनाया था कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक अनुप्रस्थ, यांत्रिक अनुदैर्घ्य। तो यांत्रिक अनुप्रस्थ में लिखवाया था रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं उसके अंदर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल में लिखवाया था मैंने साउंड, उसी के अंदर आप लिख सकते हैं स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में जो होती हैं। चलो भाई अब मैं बताओ, साउंड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में सबसे तेज किस मीडियम में चलता है? तो पूरी दुनिया को पता है कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। उससे कम किस में होती है? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होती है? गैस में। वैक्यूम में कितनी बता ही नहीं सकते, क्योंकि वैक्यूम में साउंड चल नहीं सकता। तो साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। ठीक है, इसका एक रफ साइड ले लो। साउंड की स्पीड सॉलिड में होती है कुछ 5500 मीटर पर सेकंड के आसपास, 5500 या 5800 जो भी लिखना चाहो, लगभग 5,500-6,000 के आसपास होती है। लिक्विड में होती है लगभग 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास, और गैसों में 340 के आसपास। तो यहाँ 5500 मीटर पर सेकंड के आसपास, यहाँ 1500 के, और यहाँ कितना? 340 के आसपास। ठीक है, तो सबसे कम किसमें होगी बच्चे? गैस में। और वैक्यूम में तो साउंड चल भी नहीं सकता। ये यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये लिख लेना। यूपी में हर साल क्वेश्चन आता है। कोई बच्चा अगर यूपी का हो, यूपी का एग्जाम देता हो, यूपी में हर साल 3 से 5 बार आता है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन आता है? या तो ये पूछेगा कि साउंड सबसे तेज कहां चलता है। सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर। हाँ, तो उसके लिए मैंने कहा कि जिन्हें कंफ्यूजन नहीं चाहिए पहली क्लास देख आया करो। ठीक है, ये अलग अलग सॉलिड में भी देखो स्पीड अलग अलग होगी। किसी सॉलिड में होगी 5500, किसी में होगी 5000, किसी में 6000। मैंने एक एवरेज साइड लिखा है 5500। ठीक है, तो यूपी में क्वेश्चन ये आएगा कि साउंड कहां नहीं चल सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा? वैक्यूम। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि साउंड तेज कहां चलता है, तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा? फिर सॉलिड होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 तरीके से ऑप्शन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेता हूँ, सब बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ में। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। या तो ऑप्शन होंगे सीधे जो मैंने अभी लिखवाए थे, सॉलिड, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। या तो आपको ऑप्शन ये मिल जाएंगे, या ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। ये ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे, वाटर, आयरन, स्टील, मान लो लिख दिया यहाँ पे ब्रोंज, कांस्य, ब्रोंज। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि साउंड की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। आंसर क्या है? सॉलिड। सॉलिड में होती है एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो यहाँ भी आंसर क्या है? चारों में सॉलिड क्या है? स्टील। यहाँ स्टील भी है, आयरन भी है, ब्रोंज भी है। अब जो कांस्य है, ये पहले मुझे खुद को थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, एक पहले जब मैं पढ़ता था, ब्रोंज में स्पीड कम ही है, 3500 के आसपास ही है। अभी बचता है बच्चे आयरन और स्टील। इनमें आधे स्पीड किस में है? अगर ये लोहा और स्टील आ जाए ना, तब भी आपको आंसर स्टील पे ही लगाना है। इसमें जो स्पीड होती है वो इस स्टील में हल्की सी आयरन से ज्यादा है। ज्यादा फर्क नहीं है, 5-10 मीटर पर सेकंड का फर्क है, इसमें ज्यादा है। ये ब्रोंज वाला नहीं है, ये इसमें भी आंसर स्टील ही है। ये मुझे खुद पहले मैं गलत समझ रहा था इसका आंसर एक जमाने में। इसका आंसर ये कभी स्टील है। ठीक है, तो
लेकिन अगर इन सबसे अगर देखो नॉर्मली आपको पेपर में स्टील लिखा मिलेगा, क्योंकि उसे पता है पेपर में कि आप सब में तो याद कर नहीं सकते भाई इतने मटेरियल हैं, तो स्टील आपको मिलेगा नॉर्मली। उसमें कैसे होती है स्पीड ज्यादा, आयरन से होती है, स्टील में ध्यान रखना। लेकिन अगर सबसे ज्यादा हम बात करें, सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो साउंड की होती है डायमंड के अंदर। डायमंड में बहुत ज्यादा होती है, 13-14 हजार मीटर पर सेकंड के आसपास। तो साउंड की स्पीड डायमंड में सबसे ज्यादा है, पर डायमंड वाला ऑप्शन एग्जाम में रखता नहीं है। डायमंड में क्या होता है, साउंड चलता फास्टेस्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम है किसमें, डायमंड में। तो डायमंड में साउंड बहुत तेज चलता है, ठीक है। जो भी कार्बन से बनी चीजें हैं, कार्बन से, जैसे डायमंड हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, जो कार्बन से रिलेटेड, ग्रेफाइट सॉरी, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनके अंदर अच्छी खासी स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें अलोय नहीं है भाई, इसमें ध्यान रखना है, वो गड़बड़ हो गया था। इसमें भी स्टील है, ठीक है। हालांकि स्टील भी अलोय है, आयरन और कार्बन का, लेकिन स्टील में ज्यादा स्पीड है, ब्रोंज और ब्रास से भी ज्यादा, ठीक है। तो स्टील में स्पीड ज्यादा है, इसमें भी ध्यान रखेंगे। आयरन में से अगर एनसीईआरटी हम फॉलो करें, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में ये 5545 है, इसका 5550 है, तो स्टील में स्पीड कैसी है, ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो स्टील के अंदर स्पीड ज्यादा है आयरन से भी। और वैसे नॉर्मली किस में ज्यादा होती है, डायमंड में। डायमंड बहुत तेज चलता है साउंड, बहुत ज्यादा। एल्युमिनियम में देखो, ज्यादातर एल्युमिनियम में आपको कई जगह ज्यादा लिखा मिलेगा। एल्युमिनियम में 5100 के आसपास की स्पीड है, ठीक है। हाँ, ग्रेफाइट में धातु की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जो कार्बन से, ऐसे तो डायमंड भी धातु नहीं है। डायमंड भी कहाँ पे धातु है, डायमंड धातु थोड़े ना है, ये मेटल थोड़े ना है। चलो, स्टील में साउंड की स्पीड है कुछ 5550 मीटर पर सेकंड के आसपास, 5550 मीटर पर सेकंड के आसपास। एक्चुअली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है स्पीड ये, अलग अलग तापमान पे आपको अलग अलग मिल सकती है, अलग अलग बुक में। किसी में कुछ टेम्परेचर ले रखा हो, किसी में कुछ ले रखा होगा। इसमें 5545 के आसपास, ये 5550 के आसपास है। इसमें कुछ 3400-3500 के आसपास होती है। पानी में कुछ 1500 के आसपास होती है स्पीड, ठीक है। अब दोबारा सुनो भाई, जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आप ये मान के चलो कि आज की हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो मैं पिछली क्लास में एक लाइन आपको मैं बता के गया था कि साउंड जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल का मैंने आपको मतलब बताया था कि मैकेनिकल का मतलब ये है कि जो केवल मीडियम में चले, जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जो वैक्यूम में ना चल सके। तो साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर साउंड सॉलिड में चल सकता है, लिक्विड में और गैस में। तेज कहाँ चलता है, सॉलिड में। उससे धीरे कहाँ चलता है, लिक्विड में। उससे भी धीरे कहाँ चलता है, गैस में। फिर मैंने कहा कि इसमें जरूरी नहीं कि पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, वो सॉलिड को एक कोई ऑप्शन डाल देगा, सॉलिड का एक ही डालेगा, वो 2-3 नहीं डालेगा वो, ठीक है। अब वो 2-3 नहीं डाल के चलेगा, क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सब में आपको याद नहीं होगी। तो सॉलिड में एक ऑप्शन डाल देता है वो स्टील नॉर्मली, ठीक है। चलो, चलिए, ये जनरली मैं जो आपको स्पीड बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता के चल रहा हूँ 20 डिग्री टेम्परेचर पे। कहीं में आपको 32 पे लिखी होगी, 64 पे लिखी होगी, अलग अलग में। वाटर प्रकाश की चाल अधिक होता है या ध्वनि की चाल, अरे प्रकाश की चाल तो बहुत ज्यादा है। प्रकाश चलता है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से, एयर में उसकी स्पीड हल्की सी कम होती है। पानी के अंदर भी उसकी स्पीड 2.25 लाख मीटर पर सेकंड रहती है। तो प्रकाश की तो अभी तुलना मत करो, जब प्रकाश पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे प्रकाश में। साउंड की तो औकात ही कुछ नहीं है लाइट के सामने। एक तो बच्चे मेरे पास आ रहा है कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, बंद रूम और खुले वातावरण में कौन सा ज्यादा होगी, बंद रूम खुला वातावरण, साउंड की स्पीड पे किस किसका प्रभाव पड़ता है, तो हम चेक कर लेंगे। अभी बताऊंगा मैं, 4 चीजें आएंगी। ए में भी तीनों मीडियम में चलेंगी, ए में सभी में चलती है, मीडियम में भी चलती है, वैक्यूम में भी। अगर ऑप्शन में कभी मेटल और अलॉय एक साथ होगा तो आपको मेटल या तो स्टील मिलेगा या फिर आयरन मिलेगा। स्टील को ढूंढना, उसमें ज्यादा है, आयरन मिलेगा उसमें फिर ज्यादा, अगर स्टील नहीं है तो फिर आयरन मिलेगा। डायमंड वायमंड मिल गया तो सबसे अच्छा वही है। ग्रुप डी में एक बार डायमंड रखा तो डायमंड होगा भाई। फिर स्पीड का वेरिएशन विद चेंज इन टेम्परेचर वगैरह सब आएगा। 4 में वेरिएशन बताऊंगा स्पीड का। हाँ, साउंड और लाइट में उल्टा होता है स्पीड का, ठीक है ताजमहल, ठीक है। अब इसमें 1 मिनट रुको, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। एक दो बच्चे को भी हो रहा तो दिक्कत वाली बात है। देखो दोबारा सुनो, वो बच्चा भी प्लीज जो क्लास लेके आया पिछले वाली, वही डाउट अपना रखे इस टाइप का कि नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा आपसे कि वेव जो है उसे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। दोबारा सुन लो, टाइम खराब तो कर ही रहा हूं मैं आपका, कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे। मैंने कहा था कि जो वेव है उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हमारी जो कैटेगरी होगी उससे मैंने कहा बच्चों ईएम वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। या तो फिर मुझे लग रहा है हिंदी वालों को दिक्कत आ रही होगी, मैं थोड़ा सा हिंदी में एक बार बता के इंग्लिश में ज्यादा बातें बोलता हूं मैं। ईएम वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। एक मैंने बताया था बच्चों यांत्रिक तरंगे, ठीक है, यांत्रिक। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई थोड़ा पिक्सल बढ़ा लो अपना। सिनेमा हॉल में कौन सा साउंड होता है, साउंड होता है सिनेमा हॉल में कौन सा साउंड का क्या मतलब, ग्लास में स्पीड अलग अलग। भाई
ये इतने बच्चे बेवकूफ़ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अरे भाई इस दुनिया में हज़ारों मटेरियल हैं, मैं सब में याद करके घूम रहा हूँ क्या कि कांच में स्पीड कितनी है, निकल में कितनी, फलाने में कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी। मैंने कहा भाई इतना ध्यान रखना कि सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में कम, गैस में कम। अब मैंने कहा कि इनमें भी सॉलिड में भी आपको नॉर्मली या तो स्टील लिखा मिलेगा, आयरन लिखा मिलेगा, बस इतना ध्यान रखो। एक ऑप्शन में एक ही सॉलिड होगा, 3 4 5 नहीं होंगे। या फिर मैंने कहा कि एक होता है डायमंड में स्पीड होती है इससे ज़्यादा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे, अब आगे की तरफ चलेंगे। वो देखो क्या है, एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम। अब मैं आपको वेव के बारे में 2-3 बातें बता देता हूं, ये आपको आनी चाहिए। देखो ये मैंने कोई भी एक वेव बनाई, तरंग। ये किसी भी वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी वेव का। देखो बच्चे इस वेव ने यहां चलना शुरू किया, ये ऊपर पहुंची एक बार, फिर नीचे गई और फिर यहां पे ये, तो यहां तक ये वेव, एक वेव है ये, इतनी, ये एक वेव है मेरी, एक तरंग। फिर ये पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरी एक वेव थी। अब इस पूरी वेव की जो लंबाई होगी ना, इस पूरी वेव की जो लंबाई होगी उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव की लंबाई। वेवलेंथ होता है एक वेव की लंबाई। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप यहां से वेव ने स्टार्ट हुआ चलना, यहां पे खत्म हुई, इसे आपने वेवलेंथ बोल दिया। अगर आप इस पैटर्न को यहां से ना लेकर यहां से लेना शुरू कर दो, अभी वेव कैसे कंप्लीट होगी? यहां से स्टार्ट हुई थी ना मैक्सिमम से, अभी खत्म भी कहां होगी? मैक्सिमम पे। अब ये भी वेवलेंथ हो गई, यहां से यहां तक भी। वेवलेंथ का सिंबल आपको पता है लैम्बडा होता है। यहाँ पे काम करो, ये वाला पॉइंट ले लो, यहां से स्टार्ट हुई तो खत्म भी कहां होनी चाहिए? नीचे वाले हिस्से पे। ये भी क्या होगी आपकी? वेवलेंथ हो गई। ये भी वेवलेंथ है आपकी। तो वेव की लंबाई क्या होती है? जहां से आपका पैटर्न स्टार्ट हुआ था, जैसे पैटर्न वहां पे खत्म हो जाए, वो आपकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। और यहां से शुरू किया इस बार आपने और खत्म बिल्कुल यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो भी क्या है? वेवलेंथ है। और यहां से यहां तक की लंबाई ये भी क्या है? वेवलेंथ है। तो किसी वेव की जो लंबाई है उसे हम क्या बोल देते हैं? किसी वेव की जो लंबाई वो हमारी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ नॉर्मली आपको पेपर में लिखा मिलेगा, जो ऊपर के पीक होते हैं ना, इस ऊपर के पीक को बच्चों हम बोलते हैं क्रस्ट, सुरंग। इसे हम क्या बोलेंगे? हम क्रस्ट, सुरंग। ऊपर के जो चोटियां हैं, पीक हैं, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, सुरंग। अब जो नीचे के पीक होते हैं बच्चों हमारे, जो नीचे वाले पीक हैं, जो नीचे की चोटियां, से हम बोलते हैं ट्रफ, गरत। ये गरत है हमारा, ये भी गरत है, ट्रफ, गरत। अब देखो वेवलेंथ क्या है, या तो पेपर में लिखा आएगा दो कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गरतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गरतों के बीच की दूरी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली वेवलेंथ होती क्या है? जहां से आपने पैटर्न स्टार्ट किया बिल्कुल उसी पॉइंट पे आपको खत्म करना है, तो ये क्या बन गई आपकी? वेवलेंथ। अगर आपने पैटर्न नीचे से स्टार्ट किया तो खत्म भी कहां करेंगे? नीचे पे। ये भी क्या बन गई आपकी? वेवलेंथ। अगर आपने बिल्कुल यहां से स्टार्ट किया, बिल्कुल यहां से, तो खत्म भी बिल्कुल यही होना चाहिए, तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? दो सुरंगों या दो गरतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वेवलेंथ का। वेवलेंथ हिंदी में लिखेंगे तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। इसे लिखेंगे दो क्रमागत सुरंगों या गरतों, दो क्रमागत सुरंगों या गरतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सुरंगों या गरतों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। दो क्रमागत सुरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। इंग्लिश में लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between two consecutive, the distance between two consecutive crust or turf, crust or turf is called wavelength. The distance between two consecutive crust or turf is called wavelength. The distance between, the distance between two consecutive crust or turf is called wavelength. ठीक है। तो दो क्रमागत सुरंगों या गरतों की बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ, तरंग धैर्य कहलाती है, ठीक है। अब दोबारा सुनना, ये आपने यहाँ पे देखा एक चोटी है, एक चोटी है, दोनों चोटी के बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ। एक नीचे चोटी है, पीक है, एक नीचे चोटी, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। या ऐसे भी छोटी छोटी छोड़ो तुम, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, ये भी लंबाई भी क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ। पर पेपर में नॉर्मली आपको लिखा मिलेगा दो क्रस्ट या दो टर्फ की जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ कहलाती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? मात्रक। तो वेवलेंथ देखो, आपको पता है कि वेवलेंथ तो लंबाई है, दूरी है, तो किसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो वेवलेंथ किस में नापते हैं हम? मीटर में। लेकिन मीटर बहुत ही लंबी चीज होगी मीटर, तो आपको मीटर की जगह लिखा मिलेगा पेपर में एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर। ये बातें मैं बता चुका हूं पहले आपको क्लास में। तो वेवलेंथ के लिए आप मीटर भी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रोम भी और नैनोमीटर भी। क्यों? एक एंगस्ट्रोम हम पढ़ चुके हैं कि एक एंगस्ट्रोम कितने मीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, यानी एंगस्ट्रोम में मीटर तो आ ही रहा है। ऐसे एक नैनोमीटर क्या बताया था? 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर। तो जो वेवलेंथ है
इसकी यूनिट होती है मीटर, एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर। और वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है बच्चों? लैम्डा। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो वेवलेंथ क्या है कि दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी है। भाई पिक्चर आपने तो बहुत बड़े दिख रही है सामने, भाई ये तो पिक्सल बढ़ा लो ना भाई, एक बार पिक्सल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हो भाई तुम। मैं देखता हूँ अपने मोबाइल में, मेरे मोबाइल में सही चलेगा तो मैं सही मान के चलूंगा फिर उसे। एक तो जरा सा कुछ होते तुम तुरंत मैसेज टाइप कर देते हो। सर सिनेमा हॉल के दीवार से जो साउंड टकरा कर आता है क्या कहते हैं भाई? ये बच लड़के को मैं कौन है, मैं से कर रहा हूँ अभी, इसे बैन कर रहा हूँ मैं। पागल हो गए बच्चे, अभी साउंड स्टार्ट नहीं हुआ, सिनेमा हॉल पा गया। सिनेमा सब कुछ आएगा भाई, चैप्टर खत्म थोड़े ना कर दिया मैंने। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बोलना कि जी आपने नहीं बताया ये वेव में कलर कैसे आता है सर जी। भाई कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा मैं, सब बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। बेवकूफों की तरफ मैसेज करने लगते हो तुम। पागल हो गए बच्चे, अभी साउंड स्टार्ट नहीं हुआ। ये कोई कल से पैदल है भाई, तुम्हें ये होता है मोबाइल में देखना, तुम्हें दिख नहीं रहा इसमें, ये साफ नहीं दिख रहा। जिन बच्चों को नहीं पता यहाँ देखो, पहले इस पर क्लिक किया करो, यहाँ पे जो गोल गोल है इसे पिक्सल 360 पे देखा करो, कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। किसी घर में अगर वाईफाई है तो 720 पे कर देगा तो मजा आ जाएगा उसे। तो कम से कम अब तुम देख रहे हो तुम 144 पे कहाँ साफ दिखाई देगा? 144 पे नहीं देखना, एटलीस्ट 244 का यूज करो कम से कम, या 360 का यूज करो, इतना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल में, शानदार। पूरी क्लास को 10-5 बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान करते हैं। तो भाई अब मैं इसे दोबारा से बना देता हूं, यहाँ पे देख लो। तो दोबारा सुन लेना से ध्यान से। वेवलेंथ आ गई आपकी, कोई भी 2 पॉइंट ले लो एक जैसे। ये क्या होगी आपकी? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ये ले लो, ये भी क्या होगी आपकी? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है? अच्छा, अब होता है बच्चों की होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे अगर मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है? अगर मैंने आपको एक रस्सी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। रस्सी मैंने बांधी दीवार पे, अपने हाथ में पकड़ी और ये छोड़ दी थी। तो पिछली क्लास में आपको पता है कि वेव बनी थी। तो आप सोचो जब आपकी रस्सी से लहर रही होगी ना, तो ऐसे उठ रही होगी एक जगह से, कहीं बीच में से भी उठ रही होगी। तो जो 2 जगह वो जो उठी थी, जो उसके बीच की लंबाई थी, उस वेव की लंबाई थी, वो वेव लेंथ थी। तो जब आप रस्सी वैसे पकड़ के हिलाते हो, घर में ट्राई करना तभी समझ आएगा। रस्सी बांधना एक हिस्से पे, रस्सी वैसे लहरा देना। तो जब आपकी रस्सी 2 जगह जो उठ रही है, ये 2 जगह जो पीक बन रहे हैं, उसके बीच की लंबाई क्या बनी थी? वेव लेंथ। अब एक चीज देखना, जब ऐसे रस्सी को आप हिला रहे थे तो आपके रस्सी के अंदर जो वेव बन रही थी, लगातार ये वेव बन रही थी, ठीक है? अब 1 सेकंड में जितनी वेव बनेंगी, 1 सेकंड में जितनी तरंगें पैदा होंगी, नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड में जितनी वेव बनती हैं, वो क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा हेलो, तो मान लो कि मेरे मुंह से जो साउंड चल रहा है वो 1 सेकंड में आपके कान के पर्दे पर 20 बार जाकर 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेशन कर रहा है। तो पर सेकंड आपके कान के पर्दे पर कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, कितने कंपन हो रहे हैं, प्रति सेकंड कितनी वेव जनरेट हो रही है। तो प्रति सेकंड कुछ भी काम हो दुनिया का, वही क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनेंगी, कितनी वेव जनरेट होंगी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या, 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी यूनिट, इसका मात्रक होता है हर्ट्स। इसे लिखते हैं HZ से, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैं यूज करूंगा क्लास में F से। फ्रीक्वेंसी का सिंबल F है। वेवलेंथ का सिंबल क्या था? लैम्डा। उसे हम नाप रहे थे मीटर में, इसे हम किस में नापेंगे? हम हर्ट्स के अंदर। और हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे रखा गया ये, ठीक है? जिन्होंने रेडियो वेव की खोज भी की थी, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, ठीक है? धर्मवीर सिंह जी, जब आपको कलर लाइट पढ़ाई जाएगी तब बताऊंगा ये। अभी खुद से नेता मत बनो कि 2-4 बातें तुम्हें जो पता है पहले बैच से अपना पूछे जा रहे हो क्लास में, ठीक? चलो भाई, अब आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए, वो देखो क्या है। दुनिया में कोई भी आवाज हो, कोई भी, हेलो 1 2 3, ट्रन, घंटे की आवाज, मोबाइल की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज, चिड़िया की आवाज, कोई भी आवाज है दुनिया की, कोई भी आवाज, उसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति होती है, ठीक है? उसकी एक फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी समझो ऐसे कि आपने कोई आवाज सुनी, तो वो आवाज आपके कान के पर्दे पर 1 सेकंड में कितनी झंझनाहट पैदा करेगा, कितने कंपन पैदा कर देगा, कितने वाइब्रेशन होंगे पैदा आपके कान के पर्दे पर 1 सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में जितने भी कंपन होंगे वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो आवाजें हैं, हम सब तरह की आवाज नहीं सुन सकते। हमारे कान की एक औकात है कि हमारे कान किसी किसी साउंड को ही सुन सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, मनुष्य के कान
कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, कहाँ से कहाँ तक की आवृत्ति वाला साउंड सुन सकते हैं। तो मनुष्य के जो कान हैं, हमारे जो कान हैं, वो कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो हेडिंग डालेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा। हाँ, लेंथ समान है शर्मा जी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा आपको बतानी है कि मनुष्य के कान कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया करो। तुम्हारी जो चैट चलिए वो केवल इसलिए चलिए कि ताकि जब टीचर क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दो। बीच में नेतागिरी में क्वेश्चन बाजी नहीं करनी। एक बच्चा पूछ रहा, अभी बोल रहा है 4 बार क्वेश्चन आ गया उसका कि वो थिएटर वाला, अरे थिएटर वाला भी आएगा भाई, पूरा होने तो दे। एक सुर में क्लास नहीं हुई, साउंड की स्पीड ज्यादा है, कहाँ आगे साउंड की स्पीड सोलिड में ज्यादा होती है। राहुल जी आप कुछ गलत समझ गए। मैंने पूछा कि हम कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, सबका सही है, एक आध बच्चे का छोड़कर। राहुल पता नहीं अपना अलग लिख रहा है, मोहम्मद अफसार का, सुरेंद्र लोधी का, सबका ठीक है। देखो, मनुष्य के कान बच्चों सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड। यानी हमारे कान केवल उसी आवाज को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक हो, लेकिन 20,000 से कैसी हो, कम हो। बिल्कुल सही, सबका बढ़िया। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज को कई बार वो पेपर में लिख देगा 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि बच्चों किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 20 किलो से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा मिल सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज भी लिखा मिल सकता है। ये बात किसकी हुई, फ्रीक्वेंसी की। यानी वो साउंड, वो आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हो, उसे आप सुन सकते हैं। अच्छा, कई बार, हालांकि पेपर में ऐसा कम से होता है, वो कई बार ऐसे भी कह सकता है कि वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। वो साउंड जिसे आप सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कि 20 से 20,000 है, लेकिन वो साउंड जिसे आप सुन सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है। जो बच्चा बताएगा सही उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। शुरू के 5 बच्चों का, वो आवाज जिसे सुना जा सकता है उसकी आपको तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बतानी है। फ्रीक्वेंसी वाले आंसर मेरे पास आ जा रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ का आंसर एक भी बच्चे का नहीं आया, या तो आप लाइव में पीछे चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के लगातार भी आंसर आ जा रहे हैं। शिव शर्मा का, अनिश कुमार का लेटेस्ट मेरे पास आए थे फ्रीक्वेंसी के आंसर। देखो, किसी का नहीं है, एक कभी नहीं आया आंसर। वो साउंड जिसे आप सुन सकते हो वो कहां से कहां तक की वेवलेंथ का होता है। वो होता है, नहीं गलत है, 30-40 मिनट होता है 17 मीटर से लेके 17 मिलीमीटर तक। यानी जो साउंड हम सुन सकते हैं, जो आवाज आप सुन सकते हो, उसकी तरंग दैर्घ्य अगर पूछ ले कहां से कहां तक होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, उसे आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। वो आवाज, वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 17 मिलीमीटर से 17 मिलीमीटर से, सॉरी 17 मीटर से, एक सेकंड रुक जाओ, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। हाँ, शुरुआत करेंगे 17 मीटर से और कहां तक, 17 मिलीमीटर। यानी अगर 17 मीटर से ज्यादा वेवलेंथ है साउंड की, 20-22 मीटर, सुन नहीं पाओगे साउंड को आप। 17 मिलीमीटर से कम है 14, 15, 16, सुन नहीं पाओगे। तो वो साउंड हम सुन सकते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य इस रेंज में हो। तो ये किसकी रेंज है बच्चे, वेवलेंथ की रेंज। और ये किसकी रेंज थी, फ्रीक्वेंसी की। तो हम फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे, पर वेवलेंथ का मैंने आपको बता दिया है कि कई बार पेपर में अगर आ गया तो आप ये मत सोचना कि साउंड की फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, सुन सकते हैं 20 से 20,000, पर वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी वेवलेंथ नहीं पता, तो वो भी याद करना आसान है क्योंकि सेम नंबर है, 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं अपने ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ये सही से बनाना ये अपना नोट्स। अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों 20 हर्ट्ज से कम रह जाए, स्थिर का मतलब पता क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, 12, 13, 9, 6, 5, 4, ठीक है, तो इसे तो आप सुन नहीं सकते, इसे तो आप सुन ही नहीं पाओगे। तो 20 हर्ट्ज से जो कम की फ्रीक्वेंसी है जिसे आप नहीं सुन सकते हो, उसे बच्चों हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक अपसर्वे, इंफ्रासोनिक अपसर्वे। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर हो, जब नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, ये अबाउट 20,000 की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ क्या कर रहा था, बिलो 20 की। तो बिलो 20 से अगर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20 से कम है तो हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ऊपर है तो हम कहते हैं बच्चों अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक परासर्वे, अल्ट्रासोनिक परासर्वे, ठीक है। वेवलेंथ क्या बता दिया है विक्की कुमार जी, बीच में से उठ के चले आओगे लाइव तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो 20,000 से ऊपर वाली है अल्ट्रा, 20 से कम वाली है इंफ्रा। तो ऐसे लिखेंगे कि 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इंफ्रासोनिक कहलाती है, 20,000 से ऊपर वाली क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक। अब इसका नाम याद करना ही बड़े आसान है। देखो,
ऐसे याद रखना, ये 20 पहले आता है गिनती में, 20,000 बहुत देर से आता है। ऐसे ही ABCD में I पहले आता है, U बाद में आता है, ठीक है। तो 20,000 बाद में, U बाद में, तो 20,000 से ऊपर क्या हो गई अल्ट्रासोनिक, 20 पहले I पहले, तो 20 से नीचे क्या हो गई इंफ्रासोनिक, तो बिलो 20 इंफ्रा, अबव 20 अल्ट्रासोनिक। अब आपने का नाम सुना होगा बैट चमगादड़, सुना ना। तो जो बैट चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। हालांकि सभी बैट ऐसा नहीं करते हैं, उनके अंदर भी कुछ प्रजातियां हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे बैट चमगादड़ हैं जो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकाल सकते हैं। उनका फायदा क्या होगा उन्हें, मान लो इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई बैट छोड़ दिया, वो उड़ेगा, वो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालेगा, निकालते हुए चलेगा। मान लो सामने कैमरा आ गया, उस कैमरे पे अल्ट्रासोनिक वेव टकराएंगी, बैट के पास वापस आएंगी, तो समझ जाएगा वो कि जो वेव छोड़ी वही की वही वापस आई। अगर वही की वही वापस आ रही हैं, ठीक है, अगर वही की वही वापस आती हैं, तो इसका मतलब है कि भाई कोई चीज सामने है, वो तुरंत अपना रास्ता बदल देगा, तुरंत वो अब इधर को भागेगा। अगर मान लो कि जो उसने वेव छोड़ी वापस ही नहीं आई, वो समझ जाएगा कि खुला मैदान सामने है, या वापस तो आई लेकिन थोड़ी देर में आई, वो समझ जाएगा कि कोई चीज है तो पर वो दूर है। तो यानी बैट अपनी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए, सीधा आगे बढ़ने के लिए किस तरह की वेव का यूज करता है वो अल्ट्रासोनिक का। तो बैट चमगादड़ के द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। तो बैट यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव का, चमगादड़, ठीक है। तो जो बैट होता है इसकी जो रेंज होती है ना बच्चों, वो होती है कुछ 1,20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकता है ये बैट। जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, जैसे कि डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स कुत्ते, तो कुत्ते जो हैं वो लगभग 45,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं, 45,000 हर्ट्ज तक। जो बिल्लियाँ होती हैं कैट्स, वो सुन लेती हैं लगभग 55,000 हर्ट्ज तक। जो बैट होते हैं ये लगभग 1,20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, 1,20,000 तक, ठीक है भाई। ज्ञान मत दो गोपाल शर्मा जी, सुनते रहो, अपने आप आएंगे सारी बातें। अब इसके अलावा जो इंफ्रासोनिक है, जो बड़े बड़े जानवर है, बैट, वेल मछलियां, हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, वो किसे सुन लेते हैं इन्हें, इंफ्रासोनिक को। एलिफेंट, राइनो, वेल्स, हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, ये इंफ्रासोनिक को पकड़ लेते हैं। यानी जो बड़े बड़े जानवर हैं, जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी होगी उसे कैच करना उनके लिए आसान होता है। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, गैंडे हो गए, एलिफेंट, हाथी, राइनो, गैंडे, वेल्स, वेल मछलियां जो हैं, तो जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी होंगी उसे बड़े जानवर बड़े आराम सुन लेते हैं, ठीक है। दूसरा, जो छोटे जानवर हैं जैसे मैंने कहा कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, ये बड़ी फ्रीक्वेंसी को इजीली कैच कर लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि कई बार इनकी जो रेंज है वो 20 से 20,000 है हमारी इंसानों की, तो कुत्ते बिल्ली की मान लो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 17-18 हर्ट्ज से लेके कितनी पहुंच जाए 45,000 तक, तो सबकी अलग अलग होती है। तो हमें इंसानों की याद करने की, इंसानों की जो रेंज है वो 20 से 20,000 है। ये भी हालांकि एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है, बूढ़ों की सिकुड़ने लगती है, कम होने लगती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए है ये 20 से लेकर 20,000। इससे ऊपर वाली है तो अल्ट्रासोनिक है, जिन्हें जनरली छोटे जानवर इजीली कैच कर लेते हैं, उनके कान इन फ्रीक्वेंसी को जल्दी परसीव करते हैं, आसानी से ग्रहण करते हैं। लेकिन जो छोटी फ्रीक्वेंसी है 20 से कम वाली, तो उसके लिए बड़े बड़े कान चाहिए। तो हाथी, गैंडे, वेल मछलियां जो हैं वो इजीली ना पकड़ लेते हैं, वो हमारे इंसानों के पकड़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इंसान औरत की बात कर रहे हैं, सारी बातें भी आएंगी धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे एक शब्द इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको उसे फिलहाल अभी लिखना नहीं है, उससे पहले चलो एक चीज देख लो। अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों 20 हर्ट्ज के आसपास है, 20, 50, 100, 200, 250, तो आपको पता है कि उसे हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी। तो निम्न आवृत्ति का मतलब क्या है, जो 20 के आसपास हो, लो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 के आसपास है, 17, 18, 19, 20,000, तो यानी 16, 17, 18, 20,000 सारी की सारी है, ये सब किसमें आएंगी, हाई फ्रीक्वेंसी में, उच्च आवृत्ति में। यहां से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उस पर ध्यान देना भी। अभी आप लिखना मत, मैं पे सब लिख रहा हूं। पिच, तारत्व, उसे मैं यहीं पे लेके आऊंगा अभी। पिच, तारत्व, पिच, तारत्व, पिच। देखो पिच क्या है, मैंने कहा हेलो, और मान लो कि कोई आपने आवाज सुनी, कोई साउंड सुना, और उस साउंड के सुनने से आपके कान के पर्दे पर, उस आवाज को सुनने से आपके कान के पर्दे पर सेकंड कम वाइब्रेशन हो रहे हैं, कम कंपन हो रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी लो है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने कंपन है, कितने वाइब्रेशन है, वो फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके कान के पर्दे पर कम वाइब्रेशन हो रहे हो पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी कम है, आपने कोई और नई आवाज सुनी, उससे पर सेकंड बहुत सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं कान के पर्दे पर, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई। तो अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो हो तो हम बोल देते हैं कि उसकी पिच भी कैसी होगी, लो। यानी जो पिच होती है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। पिच क्या बोला, इस पे भी आ रहा हूं मैं 2 मिनट में। अभी मैंने टेक्निकल शब्द समझो कि पिच निर्भर किस पे करती है, तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। यानी अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी लो है, आप बोल दोगे उसकी पिच भी कैसी होगी, लो। किसी आवाज की अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, आप बोल दोगे उसकी पिच भी कैसी है, हाई है। तो यानी निम्न आवृत्ति निम्न तारत्व को रिप्रेजेंट करती है, उच्च आवृत्ति होगी तो तारत्व भी कैसा होगा, उच्च होगा।
उच्च आवृत्ति उच्च तारत्व। अब ये तारत्व क्या बोला है ये भी मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो लड़के होते हैं बॉयज, तो जो लड़के हैं उनकी जो पिच होती है वो लो होती है कि हाई होती है, तो आपको बताना है कि जो लड़के बॉयज, जब कोई लड़का बोलता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है उसे हम लो पिच में काउंट करते हैं कि हाई पिच में, फिर वहां से मैं आपको पिच का मतलब बताऊंगा। लड़कों की आवाज लो पिच में आएगी, हाई में आएगी। सर बैट नहीं देखने, नहीं बैट बिल्कुल जैसे इंसान देखता है बिल्कुल वैसे देखते हैं बैट भी, पर लेकिन जब हल्का सा अंधेरा होने लगता है ना तो फिर बैट उतना अच्छा नहीं देख पाते। चांदने में बैट और इंसान लगभग सेम से ही देख पाते हैं। हाँ, हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाए फिर चमगादड़ नहीं देख पाते हैं, उन्हें फिर दिक्कत आती है। तो 20,000 से ऊपर कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी ले रहे हो उसी के हिसाब से तो वेवलेंथ निकाल लेंगे हम। भाई मान लो कि 20,000 से ऊपर तो 50,000 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए निकाल सकते हैं हम। देखो हाँ, लड़कों की जो पिच होती है वो होती है लो, जितना हाई लिखा हुआ गलत है। लड़कों की पिच होती है लो पिच, निम्न आवृत्ति वॉइस। अब देखो लो पिच का मतलब क्या है। लो पिच का मतलब होता है बच्चों भारी आवाज, वो आवाज जो गूंज के आए, फैल के आए, जो लाउड सी हो, भारी सी हो, वो लो पिच में आती है। ये क्वेश्चन आता है गलत कराने के लिए, खास तौर से लड़के गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। उन्हें क्या लगता है हम लड़के हैं, हमारी आवाज तो ताकतवर है। लड़कों को लगता है भले क्वेश्चन गलत हो जाए पर कुछ भी लो नहीं होना चाहिए, वो अपना किस पे लगा देते हैं हाई पे। जबकि जो लड़कों की जो आवाज है उनकी जो पिच है वो लो पिच है, क्योंकि लो पिच किसे बताती है, भारी आवाज को, लाउड वॉइस को। तो लो पिच का मतलब क्या होता है, दो पिच होती है दो टाइप की, एक होता है लो पिच, एक होता है हाई। तो लो पिच वो है जो लाउड वॉइस, भारी आवाज, जो भारी आवाज होती है वो होती है लो पिच। लेकिन जो बारीक आवाज होती है श्रिल वॉइस, जैसे लड़कियों की, तो श्रिल वॉइस होती है बारीक आवाज, वो आती है हाई पिच में। तो लड़कों की होती है लो पिच, जैसे कि शेर की आवाज, शेर जब जंगल में दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज गूंज जाती है पूरे जंगल में, शेर की आवाज। या ड्रम, ड्रम जब बजता है उसकी आवाज वो गूंज जाती है, भारी सी आवाज होती है। तो ड्रम की आवाज, लड़कों की, शेर की, भारी भारी जो आवाज है वो लो पिच में आएंगी। हाई पिच में आएगी गर्ल्स, लड़कियों की आवाज। जैसे मच्छर जब कान के पास आता है ना टी करता है, भिन भिनाता, बहुत ही इरिटेटिंग आवाज होती है बारीक सी, वो भी किस में आएगी, हाई पिच में। तो बारीक आवाज होती है हाई पिच, और भारी आवाज कौन सी होती है, लो पिच। तो लड़कों की पिच कैसे होती है, लो, क्योंकि हमारी आवाज भारी सी है, गूंजने वाली, ड्रम की जैसी आवाज भारी फैलने वाली। लड़कियों की आवाज बारीक सी है, वो किस में आएगी, हाई पिच में आएगी। तो पतली जो आवाज होंगी वो हाई पिच है, जो मोटी आवाज है भारी है वो कौन सी है, वो लो पिच है। ठीक है, गर्ल्स की जो हाई होती है, बिल्कुल ठीक बताया बच्चे ने। बहुत सारे ने जिन्होंने हाई लिखा वो अपना सही कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप पहले लो और हाई का मतलब समझो। लो पिच, हाई पिच, लो यानी मोटी आवाज, ये पतली आवाज। तो पतली लड़कों की होती है, लड़कियों की तो लड़कों की पिच हाई होगी, लड़कों की पिच लो होगी। अब मैंने जितनी बातें यहाँ लिखी हैं सारी बातें अपने आप में क्वेश्चन है। अब मैं फटाफट 2 मिनट आपके सामने कुछ बातें बोलूंगा, आपको उसका आंसर देने हैं। पहला, अपने मन में लिखना नहीं है, आप देखना कितनों का आप आंसर बता पा रहे हो, कितनों का नहीं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये बताओ कि मनुष्य के जो कान हैं वो किस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो आप सबने बताया था 20 से लेकर 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो जाए तो क्या होगा, आपको सुनेगी नहीं। 20,000 से ऊपर जाए तो भी सुनेगी नहीं। पर 20 से कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इंफ्रासोनिक। 20,000 से ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो है जिन्हें कैट बैट यूज करते हैं, और इंफ्रासोनिक वो है जिन्हें बड़े बड़े जानवर इजिली कैच कर लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, 20 के आसपास है, तो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो पिच को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब भारी आवाज। फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई है, 20,000 के आसपास है, तो इसका मतलब साउंड की पिच भी हाई होगी, जैसे कि बारीक आवाज लड़कियों की, और एक इसका एग्जाम्पल था ये लड़कों की आवाज का। ठीक है, अगर आपसे कोई वेवलेंथ पूछता है सुनने वाली रेंज का, तो वो है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक। वो आवाज जिसे आप सुन सकते हैं उसकी वेवलेंथ इस रेंज में है। 17 मीटर से जो कम वेवलेंथ है वो नहीं सुन सकते आप साउंड की। 17 मीटर से ऊपर वाली नहीं सुन सकते, 17 मिलीमीटर से नीचे वाली नहीं सुन सकते। ठीक है, तो यहां तक गर्ल्स की आवाज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। हाँ, अनस कुमार जी देखो फिर ज्ञान देने लगे हमारे कान के लिए डेंजरस कितना होता है। अभी टॉपिक पूरा हो गया भाई, जब टॉपिक पूरा होगा, जब तुम्हें पता है इस चैप्टर के क्वेश्चन है तो आएंगे वो अपने आप से। चलो यहाँ तक कोई हो इस पॉइंट में दिक्कत हो बताओ। कितना सुंदर लिखा हुआ है, पूरा बोर्ड इतना रंग बिरंगा हो रखा है इस समय, गजब का माहौल बना हुआ है। भाई ये मत पूछा करो एनटीपीसी एग्जाम कब तक होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं इस बारे में। बड़े एनिमल मैंने कहा कि छोटी फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं 20 से नीचे वाली। भाई सचिन सुपरसोनिक हाइपरसोनिक भी आएगा, जब आएगा तो बताऊंगा, वो भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए।
एक्सरे किस वेव के अंदर आते हैं? हरदीप सिंह जी लास्ट क्लास देखना। चाइल्ड की आवाज़ लो में आती है या हाई पिच में आती है? बच्चों की थोड़ी सी हाई पिच सी होती है भाई, बारीक आवाज़ होती है उनकी। हाँ, अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं सोनोग्राफी में, जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड, उसमें ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ होता है, ये जो लिखा है यहाँ पे परासरवी तरंग है। चलिए अब इसमें आगे लिखते हैं बच्चों। अब लिखेंगे लाउडनेस, शोर। अब बच्चों जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मान लो कि जैसे मैंने कहा हेलो, ठीक है। पिच क्या है? पिच आपकी बता रहा है क्वालिटी के बारे में, कि आपको पतली है कि बारीक है कि मोटी है, वो आपकी आवाज़ के बारे में बताता है कि मोटी आवाज़ में है कि बारीक में है। आपकी आवाज़ मेरे पास किस कारण आ रहा है? इसे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ से आ रहा है, प्रोसेस होता है ये। भूकंप तरंगे भी इंफ्रासोनिक ही हैं। सर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, या सर 20 हर्ट्ज में ज़्यादा आवाज़ होती है, या 20,000 हर्ट्ज में। देखो अगला पॉइंट ये है, मैंने आपके सामने कहा हेलो। अब मान लो मेरे मुंह से आवाज़ निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कि 7-8 हज़ार हर्ट्ज है, मान लो। अब मैंने कहा हेलो, फ्रीक्वेंसी इसकी अभी भी उतनी है, लेकिन थोड़ा अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसकी आवाज़ का शोर बढ़ा दिया। हेलो, अब भी उतनी है। यानी होता क्या है कि आप सेम फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग शोर कर सकते हैं, अलग अलग, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पर। जैसे शेर की जो आवाज़ है ना, बच्चा कह रहा है कि हमारे कान पर ज़्यादा हिट करेगी, क्योंकि वो दहाड़ रहा है, वो ज़्यादा जोर से बोल रहा है, मतलब उसकी आवाज़ में दम ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा 1 1 1 1, लगातार मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे लाउडनेस होते हैं। मान लो कि आपने अपने घर में क्या किया, एक ड्रम लिया, उसे आप हल्का हल्का सा पीट रहे हैं, आवाज़ अभी भी आ रही है, जोर से पीट रहे हैं, फिर और जोर से और जोर से और जोर से, तो किस एरिया में कितनी तेज आवाज़ गूंज रही है, कितना शोर शराबा हो रखा है, उसे हम कहते हैं लाउडनेस। अभी किसी एरिया में कितना लाउडनेस है, इसे मेजर करते हैं डेसिबल में। इसकी यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है डेसिबल, इसकी यूनिट है डेसिबल, सिंबल होता है इसका डीबी। अच्छा, कई बार आपको डेसिबल पेपर में नहीं लिखा मिलेगा। अगर डेसिबल लिखा हुआ ना मिले आपको, तो फिर आपको खाली ये बैल लिखा भी मिल सकता है, और एक बैल में होते हैं बच्चों 10 डेसिबल, एक बैल में 10 डेसिबल हैं, ठीक है। तो लाउडनेस जो होता है, शोर, उसकी यूनिट होती है डेसिबल या बैल, और एक बैल में कितने डेसिबल होते हैं? 10 डेसिबल, ठीक। अब मेरे द्वारा सुनना कि जो शोर शराबा है ना, ये फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। 5000 फ्रीक्वेंसी पे ही कम डेसिबल का शोर पैदा कर सकते हैं। मैंने बोला हेलो, मान लो 5000 फ्रीक्वेंसी, हेलो कम शोर है, हेलो बहुत ज़्यादा शोर है, तो सेम फ्रीक्वेंसी पर भी आप लगातार शोर को बढ़ा सकते हो, तो उससे रिलेट मत करना, ठीक है। दूसरा, अब मैं शोर शराबे को नाप रहा हूँ डेसिबल में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपके कान के पास कितने डेसिबल का शोर कर दूं कि आपकी सुनने की क्षमता समाप्त हो जाए? तो कितने डेसिबल से अधिक का शोर हियरिंग डैमेज कर सकता है, आपकी सुनने की क्षमता को समाप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। कितने डेसिबल से ऊपर हियरिंग डैमेज हो जाता है? देखो, जर्मन सिल्वर कितना होता है? देखो, आपकी जो सुनने की क्षमता है वो 85-90 डेसिबल के शोर से अधिक पे भी समाप्त हो सकती है। मतलब 85-90 डेसिबल का शोर अगर लगातार आपके कान के नज़दीक किया जाए तो वो भी आपको बहरा कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपके कान के पास 130-40 डेसिबल से ज़्यादा का शोर कर दूंगा तो आपके सुनने की क्षमता तुरंत समाप्त हो जाएगी। देखो, अभी लिखूंगा मैं, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं उसमें मैक्सिमम 45 डेसिबल के आसपास तक का शोर होना चाहिए। अगर 45 से ज़्यादा का शोर है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं है उस एरिया के लिए। अगर मैं बढ़ा बढ़ा के शोर कर दूंगा 70-75 से ज़्यादा, तो सर आपको बहुत भारी होगा, सर दुखना शुरू हो जाएगा, आपका जीभ चलाएगा, जीभ से हालत होगी, आपका मन नहीं लगेगा। अगर मैं 80-85 तक कर दूंगा तो ये बहुत ही भयंकर शोर होगा, जो कि आपको दिमाग में लगातार हिट सा करेगा, बहुत अजीब टाइप से। अगर आप इसे लगातार सुनेंगे तो आपको बहरा कर सकता है 85 से ऊपर। अगर मैं आपके कान के पास कर दूं 100-105 का, तो उसमें आपके कान के पर्दों से खून आना शुरू हो जाएगा। 120-25 कर दूंगा तो हो सकता है कि दिमाग की नस फट जाए, पागल हो जाए आप 125-30 पे। तो 130-35 से ऊपर पर तुरंत सुनने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और होने को तो 85 से ऊपर भी हो सकती है। तो लिखेंगे हियरिंग डैमेज में अकर above
85 डेसिबल, अबव 85 डेसिबल, बट instant hearing damage, but instant hearing damage occurs above 130 या 140 डेसिबल, जो आप लिखना चाहो, अबव 130 डेसिबल। सुनने की क्षमता 85 डेसिबल से अधिक के शोर पर समाप्त हो सकती है। खतरनाक तो खैर 120 से ऊपर ही है, पर 130-40 पर तुरंत खत्म हो जाएगी। सुनने की क्षमता 85 डेसिबल से अधिक के शोर पर समाप्त हो सकती है, किंतु सुनने की क्षमता 185 डेसिबल से अधिक के शोर पर समाप्त हो सकती है, किंतु 120-30 डेसिबल से अधिक के शोर पर, किंतु 120-30 डेसिबल के शोर से अधिक पर तुरंत। ये पूरा लिख लो, किंतु 120-30 डेसिबल से अधिक के शोर पर तुरंत, किंतु 120-30 डेसिबल से अधिक के शोर पर तुरंत। निशांत कुमार कह रहे हैं साउंड की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है। देखो भाई, जब 20 माइक्रो पास्कल प्रेशर होता है ना, उसे हम 0 डेसिबल बोल देते हैं, 0 डेसिबल। अगर 10 डेसिबल का शोर हो गया ना, यानी तो 10 डेसिबल आपने बढ़ाया इधर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जब 200 माइक्रो पास्कल का दाब आपके कान के पर्दे पड़ता है किसी आवाज की वजह से, तो 10 डेसिबल का शोर होता है। फिर 10 आप और बढ़ा दो कि 20 डेसिबल का शोर आपने बढ़ा दिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये जो आप है, ये लोगरिथमिक स्केल होती है लाउडनेस नापने की। तो हर 10 डेसिबल पे जितना आप डेसिबल बढ़ाओगे उतना ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हम। ठीक है, तो जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी, काम का हिसाब होगा, मैं अपने आप से बता दूंगा उसे। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन केवल एक ही आता है कि लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, लाउडनेस किसमें नापते हैं हम, डेसिबल में। ये क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने डेसिबल से अधिक का शोर खतरनाक है। आप बोलोगे 80-85 जो भी आपको मिल जाएगा उतना खतरनाक है। दूसरा, अगर मैं आपके कान के पास 120-30 डेसिबल से ज्यादा का शोर कर दूंगा तो सुनने की क्षमता कैसे हो जाएगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। हालांकि कई बार आप ये 80-85 डेसिबल का शोर भी सुन रहे होते हैं, जैसे कि बहुत जो नहीं तो बुलेट होती है, बट बहुत ही खतरनाक टाइप की बुलेट सी होती हैं जो, वो या बड़े जो डीजे होते हैं, बड़े बड़े डीजे, वो भी इतने लाउडनेस को पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन आप इनसे क्यों बचे होते हैं, क्योंकि एक तो आप इन्हें बहुत देर तक नहीं सुन रहे। मान लो कि अचानक से कोई बुलेट आपके सामने से निकल के चली गई, या कोई बड़ा डीजे बज भी रहा है ना, तो जैसे आप थोड़ा परेशान से होने लगोगे तो आप उससे दूर हट जाओगे, बोलोगे भाई अब सर दुख रहा है, अब आप खुद ही साइड में हो जाओगे, जब इरिटेट होने लगोगे। या मान लो कि डीजे थोड़ा दूर बज रहा है, आपके पास तक आते आते उसकी थोड़ी सी ताकत कम हो जाएगी, तो ये डेसिबल जो है 80 के आसपास का भी कई बार हम सुन रहे होते हैं, पर इसके थोड़ा देर तक लगातार सुनेंगे तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा बहुत देर सुन रहे हैं तो हम उतनी देर तक झेल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उससे खुद ही अपने आप से दूर हटने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं, ये तो बहुत परेशान कर रहा है हमें। ठीक है, अब इसमें अगला लिखेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। अगला लिखेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। सुपर सोनिक मिसाइल, इसे बोलते हैं हिंदी हम सुपरसोनिक, या फिर कई बार हिंदी के अंदर इसमें पराध्वनिक भी लिखा जाता है, पराध्वनिक मिसाइल। सुपरसोनिक नॉर्मल डेसिबल में कितना होता है, इससे बिल्कुल शान से कम भी है। जो मैं बोल रहा हूँ सर, ह्यूमन मैक्सिमम कितने डेसिबल में एवरेज लाउडनेस कर सकता है, कितना लाउडनेस कर सकता है, मतलब चिल्लाते समय मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम बहुत जोर से भी चिल्लाओगे तो 30-35 डेसिबल से ऊपर तो क्या कर पाओगे। अभी मैं कमरे में नॉर्मल आवाज़ है, शांत माहौल है, मैं बातचीत सी कर रहा हूँ, तो मान लो कि 8-10 डेसिबल का शोर है, 2-4 बंदे और हो जाएं, सब बातचीत करने लगे, कमरे में 25-30 डेसिबल का शोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक आध वॉशिंग मशीन भी चला दी, थोड़ा बहुत और लाउडनेस हो गया तो 30-35-40 का हो जाएगा। तो इसलिए WHO कहता है कि किसी भी एरिया में जो लाउडनेस है वो मैक्सिमम होना चाहिए 45। अगर आप रिहायशी जो एरिया है, अगर आपको वहाँ पर लगातार पूरा दिन रहना है, तो आपके एरिया में 45 डेसिबल से ज़्यादा का शोर ना हो। 45 से अगर अधिक का ज़्यादा शोर रहेगा, आप सोचो 24 घंटे आप इतना शोर सुन रहे हैं जितना कि कई सारे बंदे बोल रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, खटपट की हल्की फुल्की आवाज़ भी आ रही है, तो ऐसी आवाज़ आप थोड़ी बहुत देर तो सुन सकते हो, पर 24 घंटे में अगर इससे ज़्यादा का लाउडनेस होगा तो फिर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं इस क्लास में बोल रहा हूँ तो मान लो कि 8-10 डेसिबल का शोर पैदा हुआ, 2-4-5 आ रहा है और थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे वॉशिंग मशीन चल रही है, मैंने कहा कि 30-35-40 का हो गया कमरे में, तो ऐसे बढ़ते रहते हैं लाउडनेस। तो हमारे जो कान है, मैंने कहा कि 85 से ऊपर में उनकी बस अब लिमिट खत्म हो जाएगी, अब वो ज़्यादा में मामला गड़बड़ होने लगेगा, कान के पर्दे भारी, दर्द होने लगा, कान से खून आना शुरू हो गया, कान की नस फट गई, ऐसी दिक्कतें आने लगेंगी। ठीक है, अब दूसरा जैसे ट्रेन का जो हॉर्न बजता है, तो ट्रेन का जो हॉर्न लगा होता है ना, वो भी लगभग समझो कि 100 डेसिबल से ज़्यादा का शोर पैदा करता है। पर उस हम क्यों बचे हुए हैं, आपको पता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ को आती है तो ट्रेन का ड्राइवर से 1-2 सेकंड के लिए करता है आवाज़, ऐसा आवाज़ आएगी, आप तुरंत पीछे हो जाओगे प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रेन आपके आगे से निकल जाएगी, फिर वो 1-आध सेकंड करेगा, फिर एक बार करेगा, फिर वो बंद हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि
बताओ बदतमीज वाले ये करे वो करे, अरे भाई 1 लाख कंडीशन बन जाएंगे ऐसे तो। बंदा बंद कमरे में चिल्ला रहा है तो क्या होगा, बंदर चिल्ला रहा है तो क्या होगा, छत के ऊपर खड़े हुए चिल्ला रहे हैं तो क्या होगा, एक अब आप पैर से जूता पट पटक रहे हैं ऐसे तो कितना शोर पैदा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो वो भी 100 से ज्यादा होता है, पर आप उसे क्यों बचे हैं? एक तो 1 आध सेकंड के लिए करता है वो, दूसरा वो हॉर्न जो लगा है ट्रेन के ऊपर लगा है, आप थोड़ा दूर खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ी सी तो उसकी एनर्जी हवा में आते आते खत्म से हो जाती होगी, ठीक है। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 0 डेसिबल का, 0 डेसिबल से ऊपर कुछ भी लाउडनेस होगा आप सुन सकते हैं, 0 से ऊपर वाला, ठीक है। तो उसे लिख लेना पिछले वाले उसमें कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लाउडनेस है वो कितना है, WHO के अकॉर्डिंग लिखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल लाउडनेस, अधिकतम स्वीकार्य शोर, मैक्सिमम परमिसिबल लाउडनेस, अधिकतम स्वीकार्य शोर, मैक्सिमम परमिसिबल लाउडनेस, अधिकतम स्वीकार्य शोर, ये किसी रेजिडेंशियल एरिया के लिए है ये, ठीक है। ऑफलाइन क्लास करता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन करो कैसे भी करो आपकी मर्जी है। मैक्सिमम परमिसिबल जो लाउडनेस है वो 45 डेसिबल है किसी रेजिडेंशियल एरिया के लिए, रिहायशी एरिया के लिए। तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं 45 डेसिबल से ज्यादा का शोर होगा हर टाइम, तो फिर आपके लिए खतरनाक है वो, फिर आपको उसमें दिक्कतें होने लगेंगी। रेजिडेंशियल एरिया में 45 डेसिबल से अगर अधिक का शोर है तो फिर वो नॉइज पोल्यूशन मानने लगेगा कि भाई ये एरिया रहने लायक नहीं है, ठीक है। अधिक लेंथ कौन साउंड जाएगा, मैं देखो मैंने आपसे बताया था स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है एफ लैम्डा। तो यानी अगर आप यहाँ पे एफ को नीचे ले जाओ तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी कम होती है, इंफ्रासोनिक की। अगर इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 से भी कम, तो उनकी वेवलेंथ क्या जाएगी, ज्यादा। एक से एक बच्चे को बोल रहा है सर जब हम किसी कान पर थप्पड़ मारते हैं तो उसका कान डैमेज हो जाता है क्या। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कान पे थप्पड़ मारते हैं ना तो कान के पर्दे पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, तो बहुत भयंकर मात्रा में प्रेशर लगे कान के पर्दे पे, तो इसलिए कुछ सेल्स वगैरह कुछ डैमेज हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है पर्दे वर्दे में जो भी अंदर, तो उस वजह से होता है वो। कई बार क्या होता है कि अचानक से इतना तेज थप्पड़ लगा तो किसी के माइंड पे इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का, तो वो अलग चीज है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो, ठीक है। लाउडनेस को नापने के लिए लाउडनेस मीटर का यूज करते हैं हम, लाउडनेस मीटर। ये सब बेकार की बातें हैं, किससे नापेंगे, लाउडनेस मीटर से। ये अकोस्टिक मीटर भी होता है इसके लिए, लाउडनेस मीटर का यूज करते हैं हम। या साउंड लेवल मीटर, लाउडनेस को नापने के लिए साउंड लेवल मीटर, ध्वनि स्तर मापक, मापक साउंड लेवल मीटर, ध्वनि स्तर मापक का यूज करते हैं। साउंड लेवल मीटर, लाउडनेस मीटर या अकोस्टिक मीटर, अकोस्टिक शब्द होता ही साउंड के लिए है, अकोस्टिक मीटर, अकोस्टिक मीटर, ये सब नाम इनके हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। लाउडनेस मीटर, साउंड लेवल मीटर, अकोस्टिक मीटर, इन सब का यूज करते हैं। पेनिट्रेशन पावर ज्यादा किस में होती है वो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, अल्फा बीटा गामा में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा रेज की होती है, गामा किरणों की। भाई तुम हो गए पागल, 500 बच्चों का आ गया, जैसे ट्रक से चलने का कितना होता है, रोड पे कितना होता है, ये वैसे अपने हिसाब से आइडिया से लगा लो ना आपकी। जब भी जो शोर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही शोर शराबा सा हो रहा है, मतलब जिसमें आप हर टाइम नहीं रह सकते हैं, तो वो लगभग 60-65 डेसिबल का है। अब उसे लगातार बढ़ता जा रहा है, जब बुलेट की बड़बड़ की आवाज होती है वो कुछ 75-80 डेसिबल का शोर कर रही है, तो उससे कंपेयर कर लिया करो कि उस तरीके से होगा, ठीक है। ये कुछ सबको तुम याद थोड़े ना कर सकते हो सबके बारे में, ठीक है। सबका याद करना बहुत मुश्किल है, अगर आपको याद करना ही है सबका तो जैसे सबको याद करना भी बड़ा मुश्किल सा है। जैसे मैं आपको इसके हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, फिर भी अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना हो, देखो ये इसमें ये मैंने खुद तो याद नहीं किया, अगर आपका मन करे तो याद कर लेना भाई। देखो बिल्कुल शांत माहौल है, जैसे कि आपका एक गाना है मुझे इस कमरे के अंदर, बिल्कुल शांत माहौल है, कोई आवाज नहीं है, तो 0 डेसिबल। जब हम सांस वास लेते हैं, थोड़ा ब्रीथ करने लगे शांत कमरे में, हल्का फुल्का मैं बोलने लगूं तो 10 डेसिबल का शोर पैदा हो जाता है, ठीक है। जब बातचीत होने लगती है तो 20-30 डेसिबल का शोर है। वॉशिंग मशीन चलती है तो 40 डेसिबल 45 डेसिबल का शोर हो जाता है। जब टीवी चलता है नॉर्मल वॉल्यूम पे तो 65 डेसिबल। और स्टडी वगैरह के लिए, स्लीपिंग के लिए मैक्सिमम जो है 70 डेसिबल, उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप सो भी नहीं पाओगे। तो कई बार आप शोर शराबे में सो तो जाते हो, लेकिन अगर आप शोर शराबे में सो रहे हो लेकिन 70 डेसिबल ज़्यादा का शोर है तो उससे ज़्यादा पे आप पे पढ़ाई भी नहीं होगी ना आप सो पाओगे, ठीक है। कार जीप जब भागती है 80 डेसिबल का हो जाता है। 85 डेसिबल जो हियरिंग डैमेज मैंने कहा कि वो हो जाएगा, बहुत देर तक आप सुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो जेट इंजन चलते हैं 120-30 डेसिबल का शोर पैदा कर देते हैं। 120 पर तुरंत सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर जस्ट आपके कान के पास में कोई राइफल की गोली चला दी जाए, राइफल चला दी जाए, आवाज निकले टप,
तो वो और भी ज़्यादा 140-50 डेसिबल के आसपास का हो जाता है। तो ये आइडिया के लिए है कि जैसे आपने देखा कि 50 डेसिबल सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, 110 से 120-30 तक होता है जेट प्लेन की जो आवाज़ होती है, पर अंदर नहीं सुनती बंदे को, वो पूरा कवर्ड होता है वो। अब बताओ कौन याद करेगा इन्हें कि शांत के लिए इतना, उसके लिए इतना, कोई नहीं पूछ रहा इन्हें। ये बस आपको पता होना चाहिए हल्का सा आइडिया कि अगर मुझे किसी परमिशेबल लाउडनेस से ज़्यादा 24 घंटे नहीं होना चाहिए। हाँ 1-2 घंटा हो गया तो हम 50, 60, 70 को भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर 24 घंटे का रोज ही ज़्यादा शोर रहेगा, 24 गुणा 7, 24 घंटे 7 दिन, तो फिर ये अगर 50-60 डेसिबल रोज हो रहा है तो फिर आपको दिक्कतें होने लगेंगी। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मेन होती है ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन से। तो जो लोग ज़्यादा भारी भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर सा रहता है हर टाइम ही, तो उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कतें ज़्यादा होना, जिम चलाना, इरिटेशन ज़्यादा होना, जल्दी इरिटेट हो जाना, ये सब तरह की दिक्कतें आपको आने लगेंगी। ठीक है, इस तरह की बातें। चलो अब ये बहुत सारी बातें हो गई तुम्हारी, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी हमें। सुपरसोनिक मिसाइल पे आते हैं। ये बताना भाई मुझे, इंडिया के पास कौन सी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की सुपरसोनिक मिसाइल है? बताओ कौन सी मिसाइल है अपने पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी की सुपरसोनिक मिसाइल? तो उसका नाम बच्चों ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी की अगर कोई सुपरसोनिक मिसाइल है तो है सुपरसोनिक। इससे बढ़िया मिसाइल किसी कंट्री के पास नहीं है। ठीक है, ब्रह्मोस ये हमने किस कंट्री की हेल्प से बनाई है? ये इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, भारत और रूस ने। ये यूपी का क्वेश्चन है, इस बार का लोअर पीसीएस का कल के पेपर का भी है, और 18 तारीख को यूपी में पेपर हुआ था पीसीएस का, अपर पीसीएस का, उसमें भी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बताओ कितनी है? ब्रह्मोस मिसाइल अधिक से अधिक कितना दूर मार कर सकती है? इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज कितनी है? अमर कुमार कह रहे हेडफोन लगाने पे, हेडफोन लगाना तो भाई 60% वॉल्यूम तक रखना, उससे ज़्यादा तुम यूज करोगे तो कान को नुकसान पहुंचा रहा है, इतना ध्यान रखो बस। हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के 60% से अगर आप वॉल्यूम कर रहे हो ना तो आपको हर मिनट नुकसान पहुंचा रहा है वो। मैक्सिमम रेंज देखते कौन बताएगा? ब्रह्मोस अधिक से अधिक कितना दूर मार कर सकती है? देखो ब्रह्मोस की जो भी मैक्सिमम रेंज है वो 290 किलोमीटर है। हालांकि 2 चरण में हम इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। पहले चरण में हमारा जो कोशिश है इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक लेके जाने की, और सेकंड फेज में इसके हम रेंज को 600 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि ब्रह्मोस की रेंज को 600 किलोमीटर तक हम कर दें। एक भाई बोल रहा 7000। भाई हमारे पास जो लंबी रेंज की मिसाइल है ना वो है हमारे पास अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज में से आपको पता है कि जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 ये 5000 किलोमीटर तक जा सकती है, 5000 किलोमीटर प्लस। अग्नि 5 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा सकती है। इसे हम बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट तक, दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आया था अभी पेपर में कि भारत के पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कौन सी है जो दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी अपने पास में? अग्नि 5 है। ठीक है, ये जो लंबी रेंज की अग्नि सीरीज है, ये ब्रह्मोस जो है इसकी रेंज भले कम हो पर इसकी खूबसूरती कुछ हो रहा है, इसकी तेजी, इसका तेज भागना, वो इसकी खूबसूरती है जिसमें मैं भी आऊंगा। ठीक है, अब क्या देखो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी रेंज फिलहाल 290 है। इसकी हम रेंज को बढ़ा के पहले फेज में 450 किलोमीटर करेंगे, फिर कितनी करने की कोशिश कर रहे हैं? 600 की। हालांकि 350 का तो हम एक आध टेस्ट कर भी चुके हैं इसका, पर भारतीय सेना में जो भी सम्मिलित है वो 290 किलोमीटर वाली है। ठीक है, ब्रह्मोस का नाम आपने रखा है 2 नदियों के नाम पे। एक भारतीय नदी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उससे हमने लिया शब्द बरहा शब्द। एक नदी है रशिया की मोस्कवा, इससे हमने शब्द लिया बच्चों मोस। तो ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा रिवर है रशिया की। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें, ब्रह्मोस मिसाइल किन 2 कंट्री ने मिलकर बनाई है? इंडिया और रशिया ने। दूसरा, सर मिसाइल साउंड से क्या काम है? पता चल जाएगा रितेश भाई, थोड़ा सब्र रखो, पता चलेगा। सब्र रखोगे तो पता चलेगा ना। अब इसका नाम तो हमने 2 रिवर के नाम पे रखा है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पे। रेंज इसकी 290 है, बढ़ा के 450 करनी है, फिर कितनी करनी है हमें? 600 करनी है। 600 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ जाएगा। पाकिस्तान में जहाँ भी आपका मन करेगा बटन दबा देना, ये जाके अपना अटैक करेगी। दूसरा, इसकी खास बात क्या है देखो, अब उस पर आते हैं। ये भाई कह रहा था साउंड में क्या क्यों आ गया बीच में ये, तो मैंने कहा ना सब्र रखने से सब कुछ चीज़ मिलेंगी। देखो हम ब्रह्मोस को ही सुपरसोनिक क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ब्रह्मोस को सुपरसोनिक क्यों कहा और मिसाइल को क्यों नहीं कह रहे हम? देखो हम सुपरसोनिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं, देखो इसका हिंदी में नाम है पराध्वनिक, यानी अगर कोई मिसाइल ध्वनि से भी परे चले, ध्वनि से भी परे का मतलब है जो ध्वनि से भी तेज हो, साउंड से भी तेज हो। अगर कोई मिसाइल आवाज से भी तेज भागती हो वो कहलाएगी सुपरसोनिक। मैंने कहा हेलो,
तो मेरी आवाज़ मेरे सामने बैठे बच्चे के पास तुरंत पहुंचती है, हेलो तुरंत पहुंच जाती है जो बच्चा सामने बैठा है। लेकिन यह मिसाइल ऐसी है जो साउंड से भी तेज चलती है। अगर कोई मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से भी तेज चले वो सुपरसोनिक कहलाएगी। याद रखना, आवाज़ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लाइट की स्पीड से नहीं। लाइट की तो बहुत खतरनाक स्पीड है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उससे नहीं, आवाज़ से। तो अगर कोई मिसाइल आवाज़ से भी तेज चलेगी वो कहलाएगी सुपरसोनिक। 2-3 डेफिनेशन है इसकी, सारी बताऊंगा, पहले लिखेंगे। इफ स्पीड ऑफ ए मिसाइल is greater than speed of sound, if speed of a missile is greater than speed of sound, then it is called supersonic missile. If speed of a missile is greater than speed of sound, then it is called supersonic missile. यदि किसी मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, यदि किसी मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यदि किसी मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यानी अगर किसी मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कौन सी ले रहे हैं हम, एयर वाली, हवा वाली, तो साउंड हवा में चलता है 340 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अगर कोई मिसाइल साउंड से भी तेज भाग रही है, यानी 1 सेकंड में 340 मीटर से भी ज़्यादा तेज भाग रही है, वो क्या कहलाएगी, सुपरसोनिक। लेकिन ये डेफिनेशन हो गई पुरानी, इसे कोई नहीं पूछता, पेपर में नहीं आएगा ये। आवाज़ से तेज सुपरसोनिक, आवाज़ से तेज, ध्वनि से तेज पराध्वनिक, कोई नहीं पूछता ये सब। अब क्वेश्चन आता थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, थोड़ा सब्र करके लिखेंगे। देखो, मैं सुपरसोनिक मिसाइल आजकल उसे कहता हूं अगर किसी मिसाइल की स्पीड ज़्यादा हो जाए। किससे? अगर किसी मिसाइल की स्पीड ज़्यादा हो 1.2 मैक से, अगर कोई मिसाइल 1.2 मैक से तेज भागे वो कहलाएगी सुपरसोनिक। आप कहोगे मैक क्या आया, ये क्या है बीच में, मैक क्या बला है ये? देखो मैक क्या है, 1 मैक का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल के बराबर। यानी साउंड की जो रफ्तार है उसे मैंने कहा 1 मैक, यानी मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है मैंने कह दिया भाई इसकी स्पीड तो 1 मैक है, 1 मैक मैंने फिक्स कर दिया। अगर कोई मिसाइल 1 मैक से तेज भागेगी यानी वो साउंड से तेज भागेगी, वो क्या कहलाएगी, सुपरसोनिक। तो बताओ साउंड की स्पीड तो 1 मैक है और मिसाइल की स्पीड हो जाए 1.2 मैक से ज्यादा, यानी ध्वनि की चाल से 1.2 गुना से भी ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड हो गई, तो क्या कहलाएगी इस सुपरसोनिक मिसाइल। अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो मैं सुपरसोनिक मिसाइल उसे कहता हूं जिसकी स्पीड 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो। यदि किसी मिसाइल की रफ्तार 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में है तो हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल। तो आज के बाद कोई आपसे कह दे भारत ने आज एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसकी स्पीड 3 मैक है, तो आप समझ आना कि स्पीड 3 मैक, 1.2 और 5 के बीच में है, तो 3 मैक है, यानी स्पीड मिसाइल कौन सी है, वो सुपरसोनिक। 3 मैक का मतलब क्या है, अगर 1 मैक साउंड की स्पीड के बराबर है तो 3 मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड है उसकी। मिसाइल की स्पीड 2.5 यानी साउंड से 2.5 गुना तेज भागेगी, स्पीड 4 मैक यानी 4 गुना तेज भागेगी। तो लिखेंगे इफ स्पीड ऑफ ए मिसाइल इज इन बिटवीन 1.2 and 5 मैक, is in between 1.2 and 5 मैक, then it is called supersonic missile, then it is called supersonic missile। यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो, यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यदि किसी मिसाइल की चाल 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, 1.2 से लेके 5 मैक के बीच में। तो सुपरसोनिक के 2 डेफिनेशन बताई मैंने आपको, एक तो बताई है कि स्पीड साउंड से ज़्यादा होनी चाहिए, या तो ये डेफिनेशन आ जाएगी, लोकल डेफिनेशन है ये, टेक्निकल नहीं है, या फिर स्पीड क्या होनी चाहिए 1.2 से 5 मैक के बीच में, ठीक है। अच्छा, अगर स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा हो जाए, किसी मिसाइल की स्पीड अगर 5 मैक से भी ज़्यादा है तो सब बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। यदि किसी मिसाइल की चाल 5 मैक से भी ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, हाइपरसोनिक। अपने पास जो ब्रह्मोस है क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है मेरे से कि इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है भाई ब्रह्मोस की जो अपने पास है, इसकी स्पीड है 2.8 मैक। भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड 2.8 मैक, लिख लेना, ये आ सकता है पेपर में। ब्रह्मोस की स्पीड है फिलहाल 2.8 मैक, 2.8 मैक। और एक चीज और देखो, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि अभी हम, एक तो इसकी रेंज अभी 290 है, मैं कह रहा हूँ बड़ा बढ़ा के इसकी रेंज 450 करेंगे, फिर 600 किलोमीटर तक लेके जाएंगे, ये हमारा टारगेट है, तो पूरा पाकिस्तान जद में आ जाएगा। दूसरा, अभी इसकी स्पीड है 2.8 मैक, तो मान लो 3 मान लो मोटा मोटा सा, 3 मैक का मतलब है कि साउंड से भी 3 गुना तेज रफ्तार से भागती, इतनी भयंकर रफ्तार है इसकी, हेलो साउंड से भी 3 गुना तेज भागेगी। इतनी बढ़िया मिसाइल जो बिल्कुल बेहतरीन अचूक निशाना है इसका, छोड़ दी तुरंत निकलेगी, फुल स्पीड जाएगी, टकराएगी। इससे बड़े मिसाइल इंडिया रशिया के पास किसी के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है मैंने बताया था भाई, एयर तीनों लिखवाया मैंने, एयर में होता है 340 के आसपास मीटर पर सेकंड, पानी में बताया था 1500 के आसपास, और सॉलिड में बताया था मैंने कि 5500 5800 के आसपास होता है। अलग अलग में अलग अलग होगा, सब गैसों में अलग अलग है।
लिक्विड में भी अलग अलग है, गैस में भी। मैंने एवरेज आइडिया बताया था आपको ये, ठीक है। अच्छा हाँ, तो राफेल भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ही होगा उसको, कि हमारे पास एक तेजस विमान है भारत का, तेजस। इससे क्वेश्चन आया था कि तेजस क्या है। तेजस है एयरक्राफ्ट है हमारे पास एक लड़ाकू विमान, जो कि इंडिजिनस है। इंडिजिनस होता है स्वदेशी, जो हमने खुद बनाया है। सुपरसोनिक यानी जो आवाज से भी तेज चलता होगा, तो इंडिजिनस है। सुपरसोनिक लाइट है, हल्का है। कॉम्बैक्ट यानी लड़ाकू है, तो लाइट कॉम्बैक्ट सुपरसोनिक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हमारे पास कौन सा है? तेजस। तो राफेल भी मेरे हिसाब से फिर वो भी सुपरसोनिक ही होगा, जब तेजस भी सुपरसोनिक है। तो हर वो चीज जिसके साथ सुपरसोनिक लग गया, वो चीज साउंड से क्या चलेगी? तेज चलेगी, या उसकी स्पीड 1.2 से 5 मैक के बीच में होगी। फिर मैंने कहा आपसे कि एक आपको बढ़िया ये लगना चाहिए कि जो ब्रह्मोस है, इस हम सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक बनाने पर भी काम कर रहे हैं रशिया के साथ मिलकर। तो अगले कुछ सालों में अगर हाइपरसोनिक की रेंज में पहुंच गया, तो समझो कि फिर तो बिल्कुल असंभव सा है इसे रास्ते में खत्म कर देना। अगर आपने ब्रह्मोस छोड़ दी तो 100% ही अटैक करेगी, टकराएगी ही टकराएगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है किलोमीटर पर घंटे में कितना होगा, तो उसके लिए काम मैं आपको दे रहा हूं। मैं देखो, ब्रह्मोस की स्पीड है 2.8 मैक। मैक का मतलब होता है, एक मैक में होता है लगभग, मैं लिख देता हूं, एक मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। तो अगर आपसे न्यूमेरिकली निकालोगे 340.29 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो एक मैक है बच्चे 340.29 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 2.8। तो 2.8 में 340.29 की मल्टीप्लाई कर लेना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा। हाँ, तो कुछ वो, अब जैसे कि आजकल ना जैसे लेजर गाइडेड मिसाइलें होती हैं, कैसे कोई अपना टारगेट चेंज कर रहा है तो भी उस पर जाके अटैक कर दे। अच्छे से आप जमीन से छोड़ सकते हो, जमीन से किसी राफेल आते इसके ऊपर लगाई जाएंगे। राफेल यानी कि आप इसे हवा से भी छोड़ सकते हो, आप इसे समुद्र के ऊपर जहाज खड़ा है उससे भी छोड़ सकते हो, और समुद्र के अंदर सबमरीन है उससे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बहुत गजब की है मिसाइल है ये। और दूसरा इतनी भयंकर स्पीड है इसकी कि अभी भी, कि अगर इसे पकड़ भी लिया ना, मान लो कि रडार ने, तो इसे अगर पकड़ भी लो तो इसे तब भी रास्ते में खत्म करना मुश्किल है। और वैसे इन्हें पकड़ना मुश्किल रडार के लिए भी होता है, क्योंकि जो ये सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो कम रेंज की होती है, कम हाइट पर चलती हैं, तो रडार इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जो मैंने अग्नि सीरीज बताई थी आपको, अग्नि, वो होती है बच्चों, उन्हें कहते हैं बैलिस्टिक सीरीज। बैलिस्टिक होती है लंबी रेंज वाली मिसाइलें। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्हें पकड़ना थोड़ा रडार के लिए आसान होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे जाती हैं और उनकी स्पीड भी इतनी नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो लंबी दूरी की जो मिसाइलें होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी वाली, जो एक से बहुत दूसरी जगह जा रही हैं, बहुत दूर, उन्हें रडार का पकड़ना आसान है। लेकिन जो छोटी रेंज की मिसाइलें होती हैं, कम रेंज वाली, जो हाई स्पीड वाली मिसाइलें होती हैं, इन्हें बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस आती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में। तो मैंने कहा कि दो टाइप की मिसाइल होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। ये सारी बातें आपको खुद न्यूज़पेपर सुन के पढ़ना है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल होती है लॉन्ग रेंज की, लंबी दूरी वाली, जैसे कि अग्नि सीरीज। तो अग्नि सीरीज किसमें आती है? बैलिस्टिक मिसाइल में। क्रूज मिसाइल होती है हाई स्पीड वाली, कम रेंज की, इसमें आती है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस क्या है एक्चुअल में? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, छोटी रेंज की, हाई स्पीड वाली। और अग्नि कौन है? बैलिस्टिक है, लंबी रेंज वाली मिसाइल है। इन्हें रडार का पकड़ना आसान होता है, ये रडार की रेंज में आना इनका थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कम हाइट पर चलती है ये, ठीक है। हाँ, वो जो टेक्निक है शैलेंद्र सिंह जी, वो रशिया, वो अमेरिका किससे भी डिस्क्लोज नहीं करता है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है। अब दोबारा सुनना, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा सारे ध्यान सुनेंगे। सर हाइपरटेंशन, अरे हाइपरसोनिक लिखा है ना, हाइपरटेंशन कहां से आ गया? ये बायो कहां से आ गया हाइपरटेंशन? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अभी रशिया किसी के पास नहीं है। रशिया ने इसके एक दो टेस्ट किए हैं, पर अभी किसी आर्मी में सम्मिलित नहीं है। इसके एक दो टेस्ट किए हैं रशिया ने, वैसे इसके भी एयर से सब जगह छोड़ सकते हैं आप इसे, सब जगह, ठीक है। चलो बाकी बातें, कोई सारी बातें न्यूज वूज में आती है ना, सुना करो। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या क्या बताया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक सुनते हैं आपके दिमाग में आया दो बातें, एक तो आवाज से तेज चलेगी, साउंड से तेज चलेगी। दूसरी बात कि इसकी स्पीड 1.2 से 5 मैक के बीच में होगी, क्लियर। दूसरा, अगर 5 मैक से ज्यादा स्पीड हो जाएगी जिस दिन इसकी, तो क्या कहलाएगी? हाइपरसोनिक कहलाएगी। ब्रह्मोस नाम कहां से पड़ा? ब्रह्मपुत्र मोस्कवा रिवर से। बनाई किसने? इंडिया और रशिया ने। रेंज कितनी है? 290, बढ़ा के कितनी करेंगे? 450, 600। इसके अलावा मैंने कहा कि एक मैक होता है साउंड की स्पीड के बराबर। मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो 340.29 मीटर पर सेकंड होता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की में आती है, रेंज कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल होते हैं छोटी रेंज की, हाई स्पीड वाली मिसाइल हैं। और अग्नि आती है किसमें बच्चों? अग्नि आती है बैलिस्टिक मिसाइल में, जो होती है लॉन्ग रेंज की। तो बैलिस्टिक मिसाइल को रडार का पकड़ना आसान है, लेकिन क्रूज को पकड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बताओ, ये बोल रहा देवेंद्र भाई, रडार की फुल फॉर्म क्लास तो ली नहीं तुमने पहली, अपना सीधे मुंह उठा के चला है ऑनलाइन ये लाइव क्लास देखने। रडार की फुल फॉर्म, रडार किस काम आता है, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं। ये इसलिए ना जो बच्चे ना बीच में आते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान करते हैं। एक बच्चा कह रहा सर आप गुस्सा हो जाते हैं, एक दिन कह रहा मैं गुस्सा होता हूँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। मैं अपने लिए गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मुझे तो पढ़ाना ही है। मैं तो बल्कि अपना ज़्यादा बढ़िया बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए और प्यार से बात कर सकता हूँ आपसे, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है अच्छा सुंदर बनने की। मैं उन बच्चों के बारे में सोच के जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो टाइम से आके लाइव बैठते हैं, जो कोशिश करते हैं कि अपने आप से भी लिखना है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के चक्कर में जो अपना बीच में उठाया, अच्छा कुछ ध्यान आया, चलो भाई टाइम्स ऐप ले रखिए, खोल के देख लो। 1 घंटे बाद आए अपना सुनने लगे, हाँ जी ये क्या होता है। अरे भाई रडार की फुल फॉर्म क्या होती है पढ़ चुके हम, जब मैंने EMA पढ़ाया था रडार के यूज बताए थे, ठीक है। चलिए अब इसमें जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल चल रही थी, इसमें एक दो बातें भी और देखेंगे हम कि अगर स्पीड मैंने कहा कि 5 मैक से ज्यादा तो हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, ठीक। 1.2 से 5 के बीच में तो क्या हो गई? वो सुपरसोनिक। अच्छा, अगर स्पीड कम हो, 1.2 से कम हो, तो फिर उसके बारे में देखते हैं वो क्या होगा। वो देखो,
अगर किसी मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक से भी कम हो, यानी कम स्पीड की मिसाइल है, अगर मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक से कम है तो कहलाती है सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल। अगर मिसाइल की स्पीड है 0.8 से 1.2 मैक के बीच में तो कहलाती है ट्राइसोनिक। हिंदी में नाम यही है सेम, ट्राइसोनिक। अब मैंने आपको सारी रेंज बना दी, 0.8 से कम वाली सबसोनिक, 0.8 से 1.2 के बीच वाली ट्राइसोनिक, और अभी पीछे लिखवाया था मैंने कि 1.2 से 5 मैक के बीच वाली क्या थी, सुपरसोनिक। और एक मैंने आपको बताया था कि 5 मैक से भी ऊपर वाली क्या होती है, हाइपरसोनिक। तो आपके पास में सारी रेंज बन गई है, हाइपरसोनिक। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे ध्यान से कि तो 0.8 से देखो सारी रेंज बन गई भाई, स्पीड तो बहुत कम होगी, 0.8 से कम सबसोनिक, फिर 0.8 से 2 के बीच वाली ट्राई, 1.2 से 5 वाली सब सुपरसोनिक, और 5 में से ऊपर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इस मिसाइल की स्पीड 1 मैक है, 2 मैक है, 3 मैक है, ये आ कैसे रहा है? इस मैक नंबर का एक फॉर्मूला भी होता है, मैक नंबर, मैक संख्या। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा इसकी और कोई हमें खास जरूरत है नहीं। मैक संख्या वो पूछ सकता है कि मैक संख्या का फॉर्मूला कौन सा है। देखो मैं लिख देता हूं इसे, इक्वल टू से हटा देता हूं। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है बच्चों स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। हिंदी में लिखेंगे मैक संख्या है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। और याद रखना इसमें ऑप्शन में लाइट की स्पीड भी दे देगा एक ऑप्शन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि मैक नंबर में ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड है, ना कि लाइट की स्पीड। अब आप खुद सोचना, अगर आप ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट यानी मान लो कि मिसाइल, किसी अगर मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर हो जाए, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मैक नंबर कितना आ जाएगा? 1। यानी मैक नंबर 1 का मतलब क्या है कि वस्तु की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर। अच्छा, किसी वस्तु की स्पीड साउंड से डबल हो जाए तो आप कट करोगे तो कितना आएगा? मैक नंबर 2। तो 2 का मतलब यह है कि वस्तु साउंड से डबल स्पीड से भाग रही है। मैक नंबर 4 का मतलब क्या है? मैक नंबर 4 का मतलब यह है कि वस्तु की स्पीड साउंड से कितने गुना होगी? 4 गुना। ठीक है, तो मैक नंबर होता है फॉर्मूला स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। चलिए ओके, ठीक है। सर आप पढ़ाई करो, कमेंट पर चक्कर में कमेंट कंटेंट नहीं दे पाते हो, कमेंट ओनली फॉर लास्ट 10 मिनट रिप्लाई करें। अच्छा, शिवम से वास्तव जी कुछ हमारे पास सजेशन आए हैं, सर प्लीज़ कमेंट बंद कर दो, ये वो, चलो ठीक है जो भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ धीरे धीरे आप क्लास लेते रहोगे ना, बाकी बच्चे भी समझदार होते रहेंगे धीरे धीरे। कई बार डांट के, फटकार के, प्यार से बोल के, सब तरह के काम यूज़ करने होते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, मैक संख्या है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। अच्छा, मैं 1-2 बातें आपको इसमें और बता देता हूँ। वो टाइम अपने पास आज पूरा है, पढ़ेंगे आराम से। किसी को जल्दीबाजी हो तो ऑफ करके भाग जाना, ये मत बोलना टाइम हो गया। अब यहाँ देखो, इसमें एक चीज़ बताऊंगा आपको, जैसे ये हमने यहाँ पे देखो, ये जो बातें हैं ना सारी सारी, जब भी आप इन्हें सुनोगे ना, टेक्नोलॉजी में आती है, साइंस एंड टेक में ये बातें होती है, करंट, प्योर करंट होता है। आपको न्यूज़ सुनते हो जब आप, तो इनकी जब बातें हुआ करें ना कि भारत ने भी इस मिसाइल का परीक्षण किया, ये क्या वो, इन्हें सुना करो ध्यान से कि लेटेस्ट किसका किया। जैसे मैंने क्लास में बताया था बच्चों को कि जब भारत ने अभी 27 मार्च की बात है शायद ये, तो हमने एक सैटेलाइट को उड़ा दिया था, उपग्रह को, जिसका मोदी जी ने आके फिर बोला भी था कि आज भारत दुनिया के चौथा देश बन गया है जिसने एक मिसाइल, एक सैटेलाइट को उड़ा दिया अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर। तो मैंने कहा था उसका ध्यान रखना कि उसका नाम है मिशन शक्ति। वो भी कल एग्जाम में आया कि भारत ने जब एक सैटेलाइट को उड़ाया अभी 27 मार्च को, तो उस मिशन को हमने क्या नाम दिया? तो उसका नाम ने मिशन शक्ति दिया। तो ऐसी ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप ये कह सकते थे जी, ये बताओ कि आपने ब्रह्मोस की जो रेंज है वो पहले बनाई 290 है। ठीक है, अब आप इसमें पूरी मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके आप क्या कर रहे हो? इसकी रेंज बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। तो शुरुआत में ही आपने इसकी रेंज क्यों नहीं बढ़ा रही है? देखो क्यों नहीं बढ़ाई, उसकी एक वजह थी, टेक्निकल वजह। वो देखो क्या थी टेक्निकल वजह, मैं नया पेज ले लेता हूँ। आप सबने सुना होगा एक ग्रुप है NSG ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी जो न्यूक्लियर हथियारों से जो टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर जो साजो सामान है, जो उनका एक दूसरे देश के साथ में आदान प्रदान कर सकते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप है ये। रुकना भाई, एक सेकंड रुकना। हाँ, डेली क्लास सुनिए भाई। देखो तो बच्चों, मैंने आपसे क्या बोल रहा था मैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये कुछ कंट्री का एक ग्रुप है ये। तो आपने सुना होगा बीच में कि इंडिया इसमें जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना इसमें अपोज कर रहा है हमारा, तो चाइना की वजह से इंडिया की इसमें एंट्री नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसमें ग्रुप में एक पंगा है कि जब तक यूनानिमस सर्वसहमति से एक डिसीजन नहीं होगा, तब तक कोई भी कंट्री इसमें
मतलब जो भी बातचीत होगी वो सर्वसम्मति से होगी। एक ने भी अगर अपोज कर दिया तो बिल वहीं पे खराब हो जाएगा। तो पूरा 100 के 100% सबका इसमें सहमति होना जरूरी है। लेकिन इसी भाग दौड़ में आपने ध्यान नहीं दिया, एक ग्रुप है MTCR ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, यानी जिन देशों के पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, जो देश खुद से मिसाइल की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, तो उनका एक ग्रुप है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ये कुछ ग्रुप है, ठीक है, MTCR ग्रुप। तो इसमें भारत नहीं था इसके अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर इंडिया नहीं था 2015-16 तक। इसके अंदर रशिया था, लेकिन इंडिया इस ग्रुप में नहीं था। तो खैर इंडिया भी इस ग्रुप में आ चुका है, इंडिया था इसके बाहर। तो इस ग्रुप में कंडीशन थी कि अगर इस ग्रुप का कंट्री बाहर वाले कंट्री के साथ मिलकर किसी मिसाइल को बनाना चाहता है, तो उसकी जो रेंज है वो 200-300 किलोमीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मान लो कि रशिया इस ग्रुप में है, MTCR में, इंडिया नहीं है, तो रशिया को इंडिया के साथ मिसाइल बनानी है तो उस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन थी ये। तो भारत तो था नहीं इस ग्रुप में, रशिया था। तो इन्होंने मिलकर एक मिसाइल बनाई, तो उन्हें क्या करना पड़ा कि उसकी जो उन्होंने इसकी जो रेंज रखी 300 से कम रखनी थी, क्योंकि कंडीशन थी, तो 290 हमने रखी। लेकिन अब इंडिया भी इस ग्रुप में आ चुका है, अब ऐसे कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसलिए अब इंडिया और रशिया मिलकर लंबी रेंज की मिसाइल भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी जो रेंज है वो हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी रेंज को हम बढ़ा रहे हैं, तो अब 350, 400, 500, 600 हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, फिर वो डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी पूरा डिजाइन ही चेंज हो जाएगा, फिर नई टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो हम, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि डिजाइन में हल्का फुल्का चेंज करके थोड़ा वो टेक्नोलॉजी को सुधार कर उसकी रेंज को हम 600 किलोमीटर के आसपास खींच के ले जाएं, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई नए पॉइंट पे। अब लिखेंगे हम इको, प्रतिध्वनि। इको प्रतिध्वनि, देखो इको क्या है, जो बच्चा चिल्ला रहा था बार बार, जो चुप नहीं हो रहा था, मान नहीं रहा था, धमकाने के बाद भी, वो सुन लेगा भाई। अब इको कर रहा था बहुत देर से, जो वो कह रहा था उसका क्वेश्चन वैसे अगला पॉइंट पाएगा। वो देखो क्या है, आप कभी किसी पहाड़ी एरिया में जाना, वहां खड़े होकर चिल्लाना हेलो, आपकी आवाज आएगी, टकरा के वापस आएगी, आपको सुनेगा हेलो हेलो हेलो, 1 1 1 2 2 2। यानी आपकी जो आवाज है ना वो हवा में रिपीट होगी। आपने बोला एक बार, लेकिन आपको कई बार सुनेगी, हेलो हेलो हेलो, 1 1 1 2 2 2, ऐसा आपको कुछ सुनेगा। अब इसे बोलते हैं एको, सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी एको, कई बार हम इको भी कहते हैं, कोई बात नहीं उससे। अब दिक्कत ये है कि ये कई एक आध बारी आपको सुनती है, ठीक है, एक आध बारी, हमेशा तो सुनती नहीं है। अब मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ, यहाँ तो एक ही बार सुन रही है, यहाँ तो नहीं सुन रही 3-4 बार। तो अगर मुझे अपनी इको सुननी है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो देखो कंडीशन क्या है। पहली, अगर आपको अपनी इको सुननी है ना, तो आपको दीवार से कुछ दूर खड़ा होना पड़ेगा। दीवार या जो पहाड़ी है आपके सामने, आपके और उस दीवार के बीच में एक तो कुछ नहीं होना चाहिए, खाली जगह। यानी कि आप भरे पूरे कमरे में चिल्ला रहे हो हेलो, तो आपकी आवाज जाएगी, तो किताब कॉपी कपड़े कुपड़े सब कमरे में जो सामान है, सोफा वगैरह, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इको सुनने की पहली कंडीशन है कि जो दीवार या पहाड़ी आपके सामने है, तो उसके और आपके बीच में होनी चाहिए खाली जगह, ताकि आवाज जाए बढ़िया से, टकरा के बढ़िया से वापस आए। लेकिन एक कंडीशन और है कि उस वो जो दीवार है उसकी आपसे कुछ दूरी होनी चाहिए, कुछ दूरी, ठीक है। वो दूरी कितनी है वो पेपर में पूछता है कि अगर आपको अपनी इको सुननी है, आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, तो इको सुनने के लिए आपकी दीवार से क्या डिस्टेंस होगी, क्या दूरी होगी, ठीक है। तो वो दूरी मैं लिखवा देता हूँ, आई कैसे, फिर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। लिखेंगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी, परावर्तक से न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। फॉर इको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.15 मीटर फ्रॉम रिफ्लेक्टर, शुड बी 17.15 मीटर फ्रॉम रिफ्लेक्टर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए, 17.15 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। देखो ये दूरी आई कैसे, इसे ध्यान देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इनडायरेक्ट रूप में, जैसे इस बार CDS के अंदर भी आया। वो देखो क्वेश्चन कैसे आया, पहले बताता हूँ 17.15 आया कैसे। ये मान लो कोई रिफ्लेक्टर है, परावर्तक, आप यहाँ पे से कुछ दूर खड़े हैं और आपको अपनी दूरी चेक करनी है कितना दूर आप इससे हैं, ठीक है। मान लो भाई आपने बोला हेलो, हेलो दीवार पर टकराई और आपके कान तक पहुंच गई, क्यों, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं, खाली जगह है, तो बड़े आराम से गई हवा में, बड़े आराम से आई हेलो वापस। अब
एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको अपनी को सुननी है तो दूरी निकालने से पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे ने बोला हेलो, जो इसे हेलो टकरा के वापस आई तो इसे अलग अलग सुननी है, ऐसे सुनना है हेलो हेलो, दोनों अलग अलग सुननी है, ठीक है। आप ये समझो कि आपको दो शब्द अलग अलग सुनते कब हैं, ठीक है। वो 16.6 मीटर इसलिए आया क्योंकि जो मैंने वैल्यू चेक किया ना भाई, जो मैंने वैल्यू निकाली है बच्चे, ये मैंने निकाली 20 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन करेंगे तो 16.6 मीटर आएगी। वो बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रखो, अभी यहाँ पे जब वैल्यू निकलेगी तो बता दूंगा। देखो, अगर मैंने कहा आपसे कि आपको दो शब्द अलग अलग सुनने हैं, 1 2 अलग अलग सुने, 7 8 अलग अलग सुने, तो दो शब्द आप अलग अलग तब सुन सकते हो अगर मैं उन शब्दों को आराम आराम से बोलूं। आप कहोगे जी आराम आराम का मतलब क्या है? आराम आराम का मतलब यह है कि उन दोनों शब्दों के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, यानी कि 1 सेकंड का भी 10वें हिस्से का गैप होना चाहिए। आप कहोगे गैप क्यों होना चाहिए? इसकी वजह यह है, अगर मैं बोल दूं, अच्छा वो कट गया ऊपर, मैं इधर लिख देता हूं नीचे। अगर आपको दो शब्द अलग अलग सुनने हैं ना, तो उनके बीच में जो गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड का। आप कहोगे क्यों? एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं कहता हूं ना हेलो, आपके कान के पर्दे पर हेलो टकराई, ठीक है, टकरा गई, तो आवाज आपके कान के पर्दे पर टकराई है, उसका प्रभाव आपके कान के पर्दे पर, मैंने कहा हेलो, तो इस हेलो का प्रभाव आपके कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक रहेगा। अगर मैंने इससे पहले ही कोई और शब्द बोल दिया तो पहले शब्द का प्रभाव तो खत्म नहीं हुआ, दूसरा शब्द पहले आके चिपक गया, तो दोनों आपस में मिलने जाएंगे। ध्यान सुनो, मैंने कहा 1 2, तो जब मैं 1 कहता हूं ना, तो 1 का प्रभाव आपके कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक रहेगा। अगर मैं उससे पहले ही दूसरा शब्द बोल दूं तो पहला शब्द तो हटा नहीं, दूसरा आके चिपक गया, तो दोनों शब्द आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है तो आप बोलते हो भाई साहब आराम आराम से बोलो। जैसे मैं बोल दूं हेलो, मैंने ऐसे कर दूं, मैं आपको सर आराम 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 से, क्यों ऐसा क्यों कहोगे आप? क्योंकि आपको अलग अलग शब्द समझ में नहीं आ रहे। अलग अलग शब्द समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके बीच में गैप बना ही नहीं पा रहा हूं 0.1 सेकंड का। तो आप चाहो तो एक लाइन निकलना इधर से कि किसी भी आवाज का प्रभाव मनुष्य के कान के पर्दे पर कम से कम 0.1 सेकंड तक रहता है। तो मिनिमम टाइम जिसके लिए इफेक्ट रहता है कान के पर्दे पर, वो कितना है? 0.1 सेकंड है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप एक दीवार के नजदीक खड़े हो गए, आपने बोला हेलो, जो हेलो गई जो टकरा के वापस आई, जो टकरा के वापस आई ना, वो 0.1 सेकंड से पहले आ जाएगी, तो आपको दोनों हेलो अलग अलग नहीं सुनाई देंगी। पर आप पेपर से, आप किसी दीवार से दूर खड़े हो जाओ, ठीक है, दूर से आप किसी दीवार से खड़े हो गए दूर, आपने बोला हेलो, आपकी हेलो जा रही है, तो टकरा के जब वापस आएगी और जो गई, तो उसके बीच में आप गैप बना सकते हो 0.1 सेकंड का, क्योंकि आप दूर खड़े हो तो वहां पे तो गैप बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी दीवार से दूर खड़ा हूं, मैंने हेलो बोला, हेलो टकरा के वापस आई, तो अगर मुझे दोनों हेलो अलग अलग सुननी है तो दोनों हेलो के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए? 0.1 सेकंड का। यानी जो हेलो गई, जो टकरा के वापस आई, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, साउंड की जो स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड, ये मैं ले रहा हूँ 20 डिग्री टेम्परेचर पे, अलग अलग तापमान पर अलग अलग होती है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस होती है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस की स्पीड कितनी है? 343, टाइम कितना लगा? 0.1 सेकंड, तो आपके पास दूरी आ गई 34.3 मीटर। यानी अगर आपको अपनी ई को सुननी है तो आपको दीवार से इतना दूर खड़ा होना पड़ेगा कि आपकी आवाज जाए और वापस आए, तो जाने और आने में कुल कितनी दूरी तय करेगी? 34.3 मीटर। ये जाने की प्लस आने की दूरी है, पर मुझे तो एक तरफ की निकालनी है कि मेरे से दीवार कितना दूर, तो इसका आधा करना पड़ेगा। आधा क्यों किया? क्योंकि जो दूरी आती है वो जाने की, हेलो की और आने की, आने और जाने की दूरी है टोटल, तो मैं इसका जब आधा करूंगा तो आएगा 17.15 मीटर। तो अगर आपको अपनी को सुननी है तो आपको दीवार से कम 17.15 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा अगर मौसम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है एग्जाम में? वो आपसे कह देगा एक व्यक्ति दीवार से दूर खड़ा है, व्यक्ति ने हेलो बोला, उसके पास हेलो आई, तो मान लो कि वो आवाज इतने सेकंड में आई और स्पीड इतनी है, तो बताओ दीवार कितना दूर है। तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, पर उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस आती है ना, वो साउंड के जाने की और प्लस आने की दूरी आती है, पर आपको तो एक तरफ की निकालनी है कि आपसे दीवार कितना दूर है, तो आपको आधा हाफ करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इको सुनने के लिए दीवार से दूरी 17.15 मीटर के आसपास होती है। जो भी ऑप्शन 17 मीटर के आसपास दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आता कैसे है ये, कि आपने जो हेलो बोली और जो हेलो आपके पास वापस आई, तो दोनों आवाज में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकंड का। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकंड का इसलिए होना चाहिए डिफरेंस, क्योंकि कोई भी आवाज हमारे कान के पर्दे पर इतने समय तक रहती है, अगर उससे पहले ही आवाज आ जाए दूसरी, तो दोनों आपस में मिल जाती हैं, आप उन्हें अलग अलग पहचान नहीं पाते हो। तो जो हेलो गई और जो वापस आई, अगर ये वाली हेलो 0.1 सेकंड के बाद में आए तो ये अलग सुनेगी और ये अलग सुनेगी, तो गैप रखेंगे 0.1 सेकंड का। हवा में साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड, तापमान मैंने मान लिया 20 है आज मौसम का, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, कितना है? 34.3 मीटर। ये जाने और आने की दूरी आई, तो मुझे केवल एक तरफ की निकालनी है कि मेरे से दीवार कितना दूर, तो उसका आधा करके 17.15 आ गया। रिपीट कर दिया मैंने पंकज कुमार पंडित जी, ठीक है। चलिए, और बाकी से एक बार आप खुद से भी वो कर लेंगे। जिन बच्चों को बहुत बढ़िया से समझ रहा है चैप्टर को, उन्हें पहला ईएम वेव की पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास में मैंने ईएम वेव और पढ़ाया था, फिर मैंने यहाँ पे वेव स्टार्ट कर दिया था, वेव के बाद मैंने आज की क्लास स्टार्ट की थी, तो उन्हें ध्यान से देख लेंगे। एक बार आपको सारी चीज रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आज बताई हैं, उन्हें एक बार ध्यान से देख लेंगे सही बच्चे। देखो,
यहाँ से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था आज। एक साथ मैंने मिटा दिया एक पेज, बाकी क्लास का है। हाँ, चलो यहाँ से देख लेते हैं। एक बच्चे मैंने बताया था आज क्लास में आपको आते ही कि जो वेव है इसकी जो मैंने पिछली बार डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने एक डेफिनेशन और ऐड की। मैंने कहा था कि वेव क्या होती है, मैंने कहा था कि वेव होती है दो टाइप की, एक होता है ईएम वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एक मैंने कहा था एक कौन सी वेव होती है मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे। फिर मैंने कहा था कि मैकेनिकल वेव वो हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगी, ये वैक्यूम में चल सकती हैं ईएम वेव। तो एक तो मैंने आपको बताया था ये। फिर मैंने कहा था कि वेव का मतलब होता है किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस का होना, पर इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल में वेव का मतलब होता है कि वेव उसे कहते हैं जो ऊर्जा को आगे लेके जाए किसी माध्यम में, और मीडियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी मीडियम तो कुछ ना डिस्टर्ब हो पर एनर्जी आगे पहुंच जाए। तो जो ईएम वेव है कौन कौन सी एनर्जी आगे लेके जाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। जबकि जो मैकेनिकल वेव है वो मैकेनिकल एनर्जी को आगे लेके जाती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का योग, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसी के अंदर कि साउंड के बारे में कि साउंड कैसी वेव है, ये हम पिछली क्लास जानते हैं। मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। मैकेनिकल है तो केवल मीडियम में चलेंगी, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है तो मैंने बताया था कि इससे वाइब्रेशन कैसे होंगे, आगे पीछे वाइब्रेशन होंगे। स्पीड ज़्यादा कहाँ पे होती है, सॉलिड में। फिर बाकी बातें तो आपको समझ आई गई थी। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल आया था भाई रितेश शर्मा जी ऐसा सीडीएस के एग्जाम में। ठीक है, चलो और पढ़ाओ गुरु जी। पढ़ा रहा हूँ भाई, पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भाई रहने दे, अपना हाथ से नोट्स बना ले। ठीक है, चलो अब इसमें लिखेंगे रिवर्बरेशन गूंज, रिवर्बरेशन गूंज, रिवर्बरेशन गूंज। देखो रिवर्बरेशन क्या है, गूंज। आप किसी खाली से मकान में कमरे में चिल्लाना, ठीक है। नेहा यादव जी मुंह उठा के चले आए, किस माध्यम में संचरण नहीं करती है। 500 बार बोल दिया मैंने आज ही क्लास में कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, ध्वनि वैक्यूम में निर्वात में नहीं चल सकती। ये कम से मैंने आज 10 बार बोला, पिछली क्लास में 15 बार बोला था, उससे पहले वाली क्लास में 25 बार बोला था ये लाइन। कुल मिला के अगर आप मेरे तीनों वीडियो देखोगे ना, तो अगर एक बात कम से कम 100 बार ना निकल के तो मुझे बताना कि साउंड ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकती। ये मैंने बस 100 बार बता दिया। सुनीता जी को क्लियर साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लें तो साउंड क्लियर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी चैप्टर साउंड का चल रहा है तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस करेगा साउंड। ठीक है, देखो रिवर्बरेशन क्या है, आप किसी कमरे में गूंज बोलना हेलो, तो आपकी आवाज गूंज के आएगी, ऐसा आएगी हेलो 1 2, ऐसे फैल जाएगी। देखो इको में और रिवर्बरेशन में फर्क समझना, गूंज और प्रतिध्वनि क्या फर्क है। इको देखो क्या है, हेलो 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 हेलो, ये इको थी। हेलो वो क्या है, गूंज, यानी एक ही आवाज लंबी सी फैल जाए। एक ही आवाज अगर लंबी सी फैल गई तो उसे बोलते हैं गूंज, और अलग 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 सुनाई दे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो गूंज क्या है, जो एक ही आवाज फैलती है खाली कमरे में, मकान में, खंडर में, उसे हम बोलते हैं बच्चों गूंज। लेकिन आप थिएटर में जाना मूवी देखने के लिए, थिएटर बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, 500-700 आदमी बैठ सकते हैं, बिल्कुल खाली होता है थिएटर। अगर कोई मूवी उसके अंदर नहीं चल रही थिएटर के अंदर, और आप केवल एक मूवी चला के टेस्ट कर रहे हैं कि कल ये मूवी हमें लगानी है, देखो कैसी चलती है ये मूवी, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। आपने मूवी टेस्ट कर रहे हैं, पूरा थिएटर खाली है, तब भी थिएटर के अंदर आवाजें गूंजती नहीं है। तो थिएटर के अंदर आवाजें क्यों नहीं गूंजती हैं, उसकी कई वजह हो सकती हैं, जिसमें सबसे जो बेसिक वजह ये होती है कि जो थिएटर होता है ना, उसकी दीवारें बनाई जाती है लकड़ी की। अगर दीवारें लकड़ी की बनाते हैं साथ में वो, और उसके अंदर बारीक बारीक से होल होते हैं, छेद। अगर आप लकड़ी की दीवारें बनाओ और उसके अंदर बारीक बारीक छेद कर लो, तो ऐसी जो दीवारें होती है ना, वो करती हैं साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम। आप बोलोगे हेलो, आपकी हेलो जाएगी, और लकड़ी के जो छेद हैं उस पर टकरा के उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित, टकरा के वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, उसकी वजह क्या है, ताकि वो गूंज को एब्जॉर्ब कर सकें। उसके अलावा और भी है कि जैसे कि मान लो कि जो थिएटर होता है उसकी दीवारें लकड़ी की बना रखी हैं, साथ में वहाँ पर करते क्या है, जैसे कि जो आपके घर में भी थिएटर के अंदर वो नीचे मोटे से कारपेट बिछा देते हैं, कालीन टाइप के बिछा देते हैं, मोटे मोटे कारपेट, कर्टेन, पर्दे लगे होते हैं थिएटर के अंदर। तो इन सब का काम भी गूंज को एब्जॉर्ब करना है। हमारे घर में हमारी मम्मी जो कर्टेन लगा के रखती हैं, जो नीचे कारपेट बिछा देती है बड़े से होल में, वो सबका फायदा क्या होता है, गूंज को एब्जॉर्ब करना होता है, अपने अंदर हवा, अपने अंदर गूंज को अवशोषित कर लेना। इसलिए हमारे घर में बातचीत करते समय कभी आवाज गूंज की नहीं आती, क्लियर आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा थिएटर में जो चेयर होती हैं वो भी ऐसे मेटेरियल की बनाई जाती हैं जो गूंज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, अवशोषित कर लें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, मेन वजह, ताकि वो रिवर्बरेशन को, गूंज को एब्जॉर्ब करें। तो लिखेंगे थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को, ताकि वो गूंज को अपने अंदर, ताकि वो गूंज को अपने अंदर अवशोषित कर सकें। थिएटर की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को
अपने अंदर अवशोषित कर सकें। द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड, द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड so that they can absorb reverberation. The walls of theater are made of wood so that they can absorb reverberation. So that they can absorb reverberation. The walls of theater are made of wood so that they can absorb reverberation. ठीक है, बाकी इसमें दो चार कुछ और बातें बची हैं, उसे हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। जैसे किसी डाउट हो तो आप पूछ सकता हो 5-7 मिनट, चलो मैं टाइम ले लेता हूँ, बाकी बच्चे अपना जा सकते हैं। जो बच्चा पूछा था यहाँ पे देख लेगा कि साउंड कहाँ नहीं चल सकता, ये लिख रखा है, मैंने बोला भी था। अब डाउट है भाई आप पूछ सकते हो। अब मैं 5-7 मिनट, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। राजेंद्र सिंह जी जो है अपना भाई पढ़ते रहो, यही है जो है। सर उससे पढ़ाया मिले वाराणसी सर, आपके क्लास का पूरा नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया, गुड। सब और पढ़ाइए सर, और पढ़ाइए। बाकी बच्चों भाई सबर करो, सर यार फोन में कभी एक साइड आवाज़ आती है, कभी दूसरा, वो अलग चीज़ है, वो तो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सर मजा आ गया, पढ़ाया करो। ओके भाई भाई गुरु जी। सर 1 मैक नंबर, एक मैक नंबर मैंने बताया ना, एक मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल के बराबर। सर इको बरसात के मौसम में वो अगली क्लास में आएगा। सर साइंस स्पेशल न्यूमेरिकल होगा क्या? जिस चैप्टर की जरूरत होगी उसका हम न्यूमेरिकल करा देंगे। जिस चैप्टर के आते हैं सर स्पेशल न्यूमेरिकल होगा क्या? सर एक मैक नंबर साइंस 4 जब अलग होगा उसमें करा देंगे, और GS 5 अलग। सर एक रेपाल में बारे में क्यों नहीं होते, उसमें तो क्या सर राइफल से बारे में नहीं, वो अलग जो राइफल होते हैं वो MI फील्ड कुछ करके वैसे होती हैं वो, इसमें इतना नहीं होगा। सोनार अगली क्लास में आएगा, अगली क्लास हम सोनार से ही स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज़ मोडम बता दो प्लीज़। मोडम क्या भाई? सर मैं भी अपने हैंड राइटिंग नोट शेयर कर रहा हूँ छोटी सी। अच्छा जगह बाकी इतने बच्चे हैं। सोनार की फुल फॉर्म अगली क्लास में सोनार से स्टार्ट करेंगे। बताए, अच्छा समझ। इस क्लास को ढंग से सुन लेना ध्यान से। सर हम पटना से हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद धर्मपाल जी। मोडम मैकेनिकल ट्रांसफर्स होती है, मैकेनिकल ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती हैं। यूज ऑफ